हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। तो आज मैं आपके सामने जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है ज्योमेट्री का मेंसुरेशन, उसका वन शॉट वीडियो का जो पार्ट 2 है ना वो मैं लेके आ गई हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग 7.3 एंड 7.4 जो प्रैक्टिस सेट है ना उसको बेसिक से लगा के पूरा जो प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है ना वो करेंगे। ठीक है, आई होप आपने पार्ट 1 तो जरूर देखा होगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 7.1 और 7.2 किया था। तो बहुत बच्चों की डिमांड थी कि मैम पार्ट 2 लेके आओ जल्दी से जल्दी, हमारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। तो चलो अभी हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में 7.3 एंड 7.4 पूरा। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको, उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि देखो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 है ना उसमें आपको दो कॉन्सेप्ट देखने हैं। नंबर 1 इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेक्टर क्या होता है सर्कल का, उसका हम लोग क्या करते हैं एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट? लेंथ ऑफ एन आर्क। तो यानी कि आपको दो टॉपिक करने हैं 7.3 में, सेक्टर के बारे में और लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में। चलो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि सेक्टर क्या होता है। देखो यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ये स्पीयर नहीं है। सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। सर्कल हम सबको पता ही है कि ये सर्कल है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ना उसमें आपको सेक्टर मिलता है। बट ये सेक्टर होता क्या है, ये सेक्टर बनता कैसे है? जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे कि मान लो हमने ये सर्कल बनाया, ठीक है, तो ये सर्कल का कुछ तो सेंटर होगा कि नहीं? यस ऑब्वियसली। मान लो कि ये जो O है दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अभी आपको देखो चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा ज्योमेट्री का, दैट इज सर्कल, उसमें आपको पता होगा कि सेंट्रल एंगल क्या होता है, पता है ना? एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स कहां पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है, तो उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं एक एंगल बना रही हूँ, ये देखो ये एंगल है। इस एंगल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। ये P ले लेते, पॉइंट O है इधर, और यहाँ पे ले लेते Q। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल POQ है ना ये हमारा सेंट्रल एंगल है। ये क्या है? ये हमारा सेंट्रल एंगल है, क्योंकि इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहां पे है, सर्कल के सेंटर पे है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एंगल। क्या हो गया? ये हमारा सेंट्रल एंगल। तो देखो बच्चा पार्टी, ये जो सेंट्रल एंगल है ना वो क्या करता है, हमारे ये पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और उन्हीं को हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारा एक सेक्टर है, बरोबर, दिस इज अवर सेक्टर। और यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट हमारा ये हो जाएगा, तो ये भी हमारा सेक्टर है। तो ये जो सर्कल का जो पूरा रीजन था ना वो सेंट्रल एंगल के वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इन्हीं दोनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं बच्चा पार्टी। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारा माइनर सेक्टर है, क्योंकि ये माइनर मतलब छोटा, ठीक है, आंख लिख दिया, सॉरी। तो ये हमारा माइनर सेक्टर है, और यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा, ये हमारा मेजर सेक्टर है। ठीक है, क्लियर हो गया? सेक्टर समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं ये जो येलो कलर में शेड कर रही हूं ना ये हमारा सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर है, और ये हमारा मेजर सेक्टर है। जो रेड कलर में मैंने अभी बनाया ना ये हमारा मेजर सेक्टर है। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो आई होप आपको ये सेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्टर वाला, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेक्टर है ना उसी का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये जो सेंट्रल एंगल होगा ना उसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। तो हमेशा याद रखना थीटा जो है वो क्या होगा, एक सेंट्रल एंगल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो हमारा फॉर्मूला है, सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है उसको तो हम पहले देखेंगे ही, लेकिन सेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं वो भी सीख लो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो सेक्टर है, ये जो येलो कलर का सेक्टर है, इसको हम कैसे बुलाएंगे? इसको हम बुलाएंगे, देखो पहले तो आपको सेंटर लिखना है, सेंटर O, फिर डैश लिखना है। उसके बाद देखो ये जो सेक्टर है ना वो कौन से आर्क से बना हुआ है। देखो यहाँ पे देखो ये वाला आर्क तो याद होगा, आर्क को भूले तो नहीं होगे, बरोबर। तो ये देखो ये वाला आर्क है ना, ये वाला आर्क इस सेक्टर का आर्क है। तो यानी कि अगर मुझे इस सेक्टर को बुलाना है तो मैं ऐसे बुलाऊंगी, O मतलब सेंटर, डैश, और उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा आर्क है उस सेक्टर के। तो ये जो हमारा माइनर सेक्टर है इसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क है वो है आर्क PMQ। तो यहाँ पे लिखेंगे O डैश PMQ। ठीक है, तो इस सेक्टर को हम ऐसे बुलाएंगे O डैश PMQ। वैसे ही जो हमारा ये ऊपर वाला जो ये हमारा मेजर सेक्टर है इसको हम कैसे बुलाएंगे? इसको हम बुलाएंगे, पहले तो सेंटर लिख दो, सेंटर तो O है, O ही रहेगा,
डैश, उसके बाद ये देखो ये जो हमारा अरे सेक्टर लिखना है तो मैं यहाँ पे आर्क लिख रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, ये आर्क नहीं, ये बच्चा पार्टी, ये सेक्टर है, ठीक है, ये सेक्टर है, तो ये सेक्टर है, रेड कलर का हमारा ये अभी मैंने जो बनाया ना ये हमारा सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर को कैसे बुलाओगे, ओ डैश, और ये मेजर सेक्टर के करस्पॉन्डिंग में देखो कौन सा वाला आर्क है, ये वाला आर्क है, यहां से लगा के यहां तक ये वाला आर्क है, बरोबर। तो यानी कि ओ डैश क्या हो जाएगा हमारा, ओ डैश पी बी क्यू, ओ डैश पी बी क्यू या क्यू बी पी भी बुला सकते हो। ओके, क्लियर हो गया सबको इतना। तो कैसे आप सेक्टर को बुलाओगे वो समझ में आ गया है। अभी देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, जो पूरा काम आएगा वो क्या है, देखो अगर आपको कभी भी सेक्टर निकालना है, मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, तो आप ऐसे लिखो, जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेक्टर इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यस, दिस इज द फॉर्मूला एंड वेरी इजी फॉर्मूला। यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से बोलो इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाय दैट इज इक्वल टू व्हाट, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा, थीटा होगा हमारा सेंट्रल एंगल, क्या होगा, थीटा हमारा सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको दी रहेगी 3.14 या 22/7, क्या लेना है वो आपको मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। और आर क्या होता है, आर हो जाता है रेडियस ऑफ द सेक्टर या रेडियस ऑफ द सर्कल भी हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। कभी कभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी आपको माइनर सेक्टर का एरिया दिया रहता है और आपको बोलते हैं कि चलो चलो मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो आप बताओ कि कैसे निकालोगे आप। ओके, जैसे कि देखो अगर मैं आपको बोलूं कि माइनर सेक्टर का एरिया दिया है, यानी कि मान लो कि माइनर सेक्टर का एरिया दिया है, तो आपको बोला कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे, यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो देखो आप क्या करोगे, अगर मान लो कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, पूरा सर्कल का जो एरिया होगा ना, पूरे सर्कल का एरिया में से आप क्या करना, ये जो माइनर सेक्टर का जो एरिया है ना वो माइनस कर देना, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देना, तो आपको मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी नोट कर लेना, वैसे तो मैं क्वेश्चन कराते टाइम आपको बताने ही वाली हूं, लेकिन जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, देखो एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, स्पेशली ये थोड़ा जब माइनर और मेजर सेक्टर दोनों आ जाते हैं ना तब यूज करने का। तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, अगर मतलब बड़ा वाला जो सेक्टर है सिर्फ उसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या करो, पूरा एरिया ऑफ द सर्कल लेना, पूरे एरिया ऑफ अ सर्कल में से क्या माइनस करना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देना, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। एरिया ऑफ द सर्कल तो बच्चे को पता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में भी दिया रहेगा, या तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ये मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, बस मेरा यही कहना है। ओके, तो समझ में आ गया, ये वाला भी आप याद रखना, ये भी बड़ा काम का है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा ना मैं आपको बताऊंगी। अभी देखो सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है। अब ये देखो, ये मान लो कि ये हमारा सेंट्रल एंगल है, ये मान लो ये सेंट्रल एंगल है, ओके। अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ये जो हमारा माइनर सेक्टर है ना, मान लो कि ये माइनर सेक्टर का जो एरिया है दैट इज मान लो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। और ये पूरे सर्कल का एरिया मान लो कुछ भी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लो, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द फुल सर्कल। एरिया ऑफ फुल सर्कल मतलब पूरे सर्कल का एरिया, ठीक है। और मैंने बोला कि चलो अभी आप क्या करो, ये मेजर सेक्टर जो है, यानी कि ये मेजर सेक्टर हुआ ना पिंक कलर में, ये मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। तो क्या करोगे आप, पूरे सर्कल का जो एरिया होगा दैट इज 100, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे, दैट इज 25 है, तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 स्क्वायर सेंटीमीटर बचेगा ना। तो यही बोल रही हूं मैं, ठीक है। तो कभी कभी ये भी यूज करना पड़ सकता है। तो देखो मेजर सेक्टर का एरिया मिल गया हमको 75, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो। तो ये सेक्टर के बारे में क्लियर हो गया। याद रखना सेक्टर कब बनता है, सेक्टर क्यों बनता है, सेक्टर सेंट्रल एंगल की वजह से बनता है। अब आ जाते हैं, हम लोग करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। देखो सबको आर्क पता है क्या होता है, आर्क क्या होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है ना उसको आर्क बोलते हैं, और ये हम चैप्टर नंबर 3 सर्कल में सीख चुके हैं। तो हमको क्या करना है, उस आर्क का लेंथ फाइंड करना है। जैसे कि देखो ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, PMQ इज द आर्क। वैसे यहाँ पे देखो यहां से लगा के यहां तक PBQ,
पी बी क्यू भी हमारा क्या है, ये आर्क है, ये भी आर्क है, ठीक है। तो ये जो आर्क है ना, उनका लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट में। देखो ये जो आर्क है ना, उनका मेजर तो हमने फाइंड कर लिया था चैप्टर नंबर 3 सर्कल में। देखो जब हम बोलते हैं ना कि मेजर ऑफ एन आर्क, तो मेजर ऑफ एन आर्क हमारा चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी हो चुका है। और मेजर ऑफ एन आर्क जो है वो डिग्री में होता है, वो डिग्री में होता है, जैसे कि 50 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, ओके। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में। तो लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो सेंटीमीटर या फिर मीटर में होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सर्कल चैप्टर में देख चुके हैं। तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो मेजर ऑफ एन आर्क तो हमने पहले भी देखा है, जैसे कि ये देखो ये सेंट्रल एंगल है, एंगल पी ओ क्यू हमारा सेंट्रल एंगल है। और हमको क्या पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है, जो भी हमारा सेंट्रल एंगल का मेजर होता है, वही उसके करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क होता है उसका भी मेजर होता है। दैट इज अगर सेंट्रल एंगल 50 डिग्री है तो ये जो माइनर आर्क है उसका मेजर भी 50 डिग्री होगा। लेकिन ये मेजर की बात हो रही है, वो हमने सर्कल लेसन में देखा था। इधर हम लेंथ ऑफ एन आर्क की बात कर रहे हैं कि ये जो आर्क है उसका लेंथ क्या होगा। जब हम उसको स्केल से नापेंगे तो उसका लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में, मीटर में क्या लेंथ है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। जैसे कि देखो ये एक आर्क है ना, इसको थोड़ा सा खींचोगे तो ये सीधा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। तो इसका लेंथ क्या है, अगर लेंथ स्केल से मापा जाता है तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है, ऐसे, ठीक है। तो हम लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो लेंथ ऑफ एन आर्क का हमारा फॉर्मूला यहां पे मिलेगा अभी हमको। तो पहले तो आपको आर्क समझाना, ये देखो ये PMQ हमारा माइनर आर्क है, ये तो बच्चे को पता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये हमारा माइनर आर्क है। और ये जो मैंने रेड कलर में यहां से यहां तक बनाया, ये हमारा मेजर आर्क है। तो ये माइनर आर्क और मेजर आर्क का हम लोग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ था, ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये रहा हमारा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लेंथ ऑफ एन आर्क, याद रखना लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है। थीटा क्या होगा बच्चा पार्टी, थीटा तो वही रहेगा हमारा, दैट इज सेंट्रल एंगल, ये तो सेंट्रल एंगल ही रहेगा। आर क्या होगा बच्चा, आर हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल जो भी है वो ले लो और यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करना, आपको लेंथ ऑफ एन आर्क मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे दोनों के फॉर्मूला को अच्छे से नोट करना। एरिया ऑफ द सेक्टर में क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे। और लेंथ ऑफ एन आर्क के फॉर्मूला में क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने आपको एक पीछे ये फॉर्मूला बताया ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको माइनर सेक्टर का एरिया दिया रहता है और आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालने बोलते हैं, ये नीचे वाला फॉर्मूला देख रहे हो, ये वाला, वैसा इधर भी आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देखो मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो माइनर आर्क है ना उसका हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू दिया है, मान लो ये जो माइनर आर्क है ना उसका लेंथ मान लो डायरेक्टली दिया है, दैट इज हम लोग सपोज करो कि ले लेते हैं ऐसे 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर जो भी है, मान लो 50 सेंटीमीटर दिया है, इस माइनर आर्क का लेंथ दिया है और आपको बोलेंगे कि चलो ये मेजर आर्क है ना, इसका लेंथ बताओ, लेंथ बताओ। तो तब आप क्या करोगे, लेंथ बोला है, लेंथ के लिए क्या किया जाएगा बताओ, क्या करोगे, तुम लोग ही दिमाग लगाओ। जैसे कि देखो ये सर्कल है हमारा, बरोबर, ये सेंट्रल एंगल बनाना ही पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल एंगल के वजह से ये सरकमफ्रेंस के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जो सरकमफ्रेंस का ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और यहां से लगा के पूरा यहां तक थोड़ा सा डार्क कर देती हूं मैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। तो मेजर आर्क बोलते हैं, इधर से लगा के इधर तक, ये हमारा पूरा ऐसे मेजर आर्क है। तो ये हमारा पूरा ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये मेजर आर्क है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि मान लो कि ये जो हमारा माइनर आर्क है इसका लेंथ दिया है, इसका लेंथ कितना दिया है, मान लो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी कभी कभी डायरेक्ट आपको बोल दिया कि चलो अभी ये जो मेजर आर्क है उसका लेंथ निकालो, तो कैसे निकालोगे, मेजर आर्क का लेंथ कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, ध्यान से सुनना। तो अभी हम क्या बोलेंगे, लेंथ, देखो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये भी नोट कर लेना। तो क्या बोला है, लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ मेजर आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, ये जो पूरा सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, एक्चुअली में सरकमफ्रेंस भी एक लेंथ है, किसका लेंथ है, सर्कल के पूरे बाउंड्री का लेंथ है। तो ये जो सरकमफ्रेंस होता है ना, जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, एक्चुअली में सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई आर, एंड सरकमफ्रेंस का मतलब ही होता है लेंथ। लेंथ किसका, पूरे सर्कल के बाउंड्री का लेंथ होता है वो, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, ये पूरे सर्कल की जो बाउंड्री का लेंथ है उसमें से अगर हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को माइनस कर देंगे, इतना लेंथ माइनस कर देंगे, तो बचेगा किसका लेंथ, मेजर आर्क का लेंथ बचेगा। तो वही करना है, अगर आपको मेजर आर्क का लेंथ निकालना है तो दैट इज गिवन बाय व्हाट, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लो, सरकमफ्रेंस जो होगा ना सर्कल का, उसमें क्या करना, माइनस क्या कर देना, लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस कर देना। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस कर देना, तो आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल मत लेना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ मेजर आर्क, नहीं लेंथ ऑफ माइनर आर्क मत लेना। ये हमारा सर्कल का जो बाउंड्री होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका जो लेंथ होता है ना उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो उस बाउंड्री में से हमको इतना पोर्शन निकालना है, इतना लेंथ निकालना है, तो जो बचेगा वो किसका लेंथ होगा, मेजर आर्क का लेंथ होगा। लेंथ बोलती हूँ तो लेंथ ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे कि मान लो ये पूरे सर्कल के बाउंड्री का लेंथ मान लो 100 सेंटीमीटर है, ओके, और यहाँ पे ये जो माइनर आर्क है इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ कि ये जो हमारा मेजर आर्क है इसका लेंथ कितना हो जाएगा। तो आपने क्या किया, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है 100 सेंटीमीटर, माइनस क्या करेंगे उसमें हम लोग, माइनर आर्क का लेंथ माइनस कर देंगे, दैट इज 30, तो बचा कितना 70, तो 70 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या था, 2 कॉन्सेप्ट करना था, ठीक है, कि एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। अभी ना ये जो देखो, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया ना, मैं फिर से मैं एक बार लिख के देती हूँ आपको, एरिया ऑफ अ सेक्टर, जिसको हम लोग कभी कभी कैपिटल लेटर ए से भी डिनोट करेंगे, एंड दैट इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट था दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एल से, एंड दैट इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। अब ये ना ये जो हमारे 2 कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ एन आर्क, इनके बीच में एक रिलेशन भी मिलता है। तो ये रिलेशन वाला फॉर्मूला भी आपको याद करना है, और वो रिलेशन है ये वाला, दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इसका डेरिवेशन अभी फिलहाल छोड़ो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या है, कि ए मीन्स एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाय लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज एल इंटू आर अपॉन 2। तो याद रखना ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब एक ही क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ एन आर्क का डिस्कशन हो रहा है, एक ही क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सेक्टर भी और लेंथ ऑफ एन आर्क भी, तब मान जाना या तब जान जाना कि हाँ बच्चा अभी इन दोनों का कनेक्शन वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो पूरा जो हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 है उसमें ये 3 फॉर्मूलाज एकदम धमाकेदार काम करेंगे, बाकी आपको चिंता नहीं करना है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाक से प्रैक्टिस सेट 7.3। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, बस तुम लगे रहना, डटे रहना, ठीक है। फर्स्ट वन क्या दिया, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। मतलब कि देखो एक सर्कल, यहाँ पे सर्कल की स्पेलिंग रॉन्ग है बट ठीक है, हमको समझ में आ गया कि एक सर्कल है, उसका जो आर्क का मेजर है ना, आर्क का मेजर दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है, 54 डिग्री दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद दैट आर्क। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, देखो हमको सेक्टर बोला ना, यहाँ पे सेक्टर आया ना, तो फटाक से क्या करेंगे हम लोग, एक सेंट्रल एंगल बना देंगे, क्योंकि सेंट्रल एंगल के बिना तो सेक्टर बन ही नहीं सकता। तो ये सेंट्रल एंगल ले लो, मान लो मैं फिगर से समझा रही हूँ बट आपको फिगर नहीं बनाना है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। मान लो कि ये हमारा सेंट्रल एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब देखो ये रेडियस होता है, ये ए ओ और बी ओ हमारा रेडियस है, तो ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। मतलब इस सर्कल का एक आर्क है, उसका मेजर हमको दिया है 54 डिग्री। तो बच्चा आर्क का मेजर दिया है, मतलब ये देखो, ये मान लेते हैं ये आर्क है, इसका जो मेजर है वो दिया है 54 डिग्री। देखो मेजर दिया है, लेंथ नहीं दिया है, गलती से इसको ये मत समझना अच्छा लेंथ ऑफ द आर्क है। अच्छा तो ये मेजर ऑफ एन आर्क है। अगर ये मेजर ऑफ एन आर्क है तो हमको क्या पता है चैप्टर नंबर 3 सर्कल कि ये जो मेजर ऑफ एन आर्क होता है ये माइनर आर्क
और इसके रिस्पेक्ट में ये जो सेंट्रल एंगल है ये दोनों का मेजर इक्वल होता है। तो अगर ये 54 डिग्री है तो सेंट्रल एंगल भी 54 डिग्री होगा। तो मतलब यहाँ पे सेंट्रल एंगल मिल गया, थीटा हमारे पास आ गया है, थीटा है 54 डिग्री, रेडियस तो पहले से दिया है, आर दिया है हमको 10 सेंटीमीटर। अभी हमको क्या बोला कि ये जो आर्क है ना इसके एसोसिएटेड में जो सेक्टर है उसका आपको एरिया फाइंड करना। मतलब ये देखो ये जो आर्क है इसके रिस्पेक्ट में कौन सा वाला सेक्टर है, ये वाला सेक्टर है, तो बस हमको इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालो। बस आपको ये समझना था कि ये 54 डिग्री क्या है। वैसे तो बेसिकली अगर कभी भी वो मेजर ऑफ एन आर्क दिया है ना मतलब समझ जाना वो सेंट्रल एंगल की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मेजर ऑफ एन आर्क जो होगा, मेजर ऑफ एन आर्क is equal to what, central angle only, is equal to what, central angle। ओके तो ये सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है। देयरफॉर थीटा जो है दैट इज 54 डिग्री और आर जो है वो है हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, फिगर मत बनाओ, कुछ भी मत करो, डायरेक्टली लिख दो एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, थीटा की जगह पे 54 डिग्री लिखोगे, अपॉन क्या आएगा 360 डिग्री इंटू पाई। अच्छा बच्चा यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेने बोली है, देखो क्वेश्चन में दिया है 3.14, तो 3.14 लो इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब 10 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आई थिंक 9 के टेबल में जाएगा ये, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 एंड 9 0 जा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 20 जा, यानी कि 3/20 आया, इधर 3/20 आया है। एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ 3/20 एंड इंटू यहाँ पे क्या है 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। अभी देखो ये बड़ा इजी है वैसे तो, 3/20 यहाँ पे ये जीरो कैंसिल मत करना, रुक जाओ। देखो बच्चा ये जो यहाँ पे 100 है ना इसके पास ये 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे। अगर आप चाहो ना तो 3.14 इंटू 100 करके देखना, आपको 314 मिलेगा। मतलब ये 2 जीरो ने क्या किया, इसका पॉइंट हटा दिया है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना और 2 जीरो भी अवेलेबल थे, तो ये 314 बन चुका है, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, जैसे कि 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 0 जा, ओके, फिर 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 1 बचेगा ना, तो 2 7 जा 14। तो अब इतना आ गया है, तो ये अभी तो कुछ बचा ही नहीं है। अभी 3 इंटू 157 करो और फिर डिवाइड बाय 10 कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो 157 इंटू 3 करते हैं, तो 7 3 जा 21, 3 5 जा 15 16 17 एंड 3 1 जा 3 प्लस 1 4, यानी कि 471 डिवाइड बाई 10 है। तो डिवाइड बाई 10 है मतलब आपको क्या करना है, 471 लिख देना है, और क्योंकि एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है, और क्योंकि ये एरिया है तो दैट शुड बी इन स्क्वायर सेंटीमीटर, तो जरूर लिख देना। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज 47.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, सेंटीमीटर में था ना, हाँ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको देख लिया ना आपने। चलो अब एक बार अभी और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। आज तो मैं आपका क्लियर करके रहूंगी कॉन्सेप्ट। देखो क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। मतलब एक सेक्टर है, जब भी सेक्टर का क्वेश्चन आ जाता है ना तो मैं तो डायरेक्टली क्या करती हूँ, सेंट्रल एंगल बना देती हूँ, ताकि हमको है ना पता चल सके कि भाई फिगर के थ्रू मुझे लगता है कि ज्यादा हमको समझ में आता है ना। तो यहाँ पे देखो ये मैंने सेंट्रल एंगल बना दिया बिना सोचे समझे, आपको फिगर नहीं बनाना है, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे बोला कि एक सेक्टर है, उसका रेडियस दिया है हमको 3.5, मतलब आर दिया है, ये हमारा रेडियस हो गया ना, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल भी बोल सकते हो, ये 3.5 है। लेंथ ऑफ इट्स आर्क, आहा, ये जो सेक्टर है ना उसके आर्क का लेंथ दिया है। अभी यहाँ पे लेंथ दिया है, ध्यान से सुन लो, ये जो आर्क है ना इसका लेंथ दिया है, कितना दिया है 2.2 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब कि इस सेक्टर का एरिया फाइंड करो। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी एक ही क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सेक्टर भी आ रहा है और लेंथ ऑफ एन आर्क भी आ रहा है, दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, तब समझ जाना वो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे कि पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर कितना है, आर है 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन आर्क को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, तो एल है हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तो वी हैव, हमारे पास देखो एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है,
जब भी एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ एन आर्क का डिस्कशन एक ही क्वेश्चन में हो रहा है तो यही यूज करना। तो वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस डिवाइड बाय 2। याद रख लो, तो एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है तो ये इज इक्वल टू एल है हमारे पास 2.2 इंटू आर है हमारे पास 3.5 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 2 1 जा 2 पॉइंट 2 1 जा 2। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे कदमों में। यार कितना इजी था, ये तो इजी था कि नहीं। 1.1 इंटू 3.5 और मैं आपको बोल देती हूँ कि ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा 5 8 3। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट मतलब मिला के 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यानी कि 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है ना बच्चा तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना। ठीक है, तो बस हो गया, कितना इजी आंसर है ये। चलो अभी हम 4th वन करते हैं। 4th वन क्या दिया है देखो, यहाँ पे बोला है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सेक्टर नहीं, एक्चुअली में ये गलत है, इधर एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर बोलना चाहिए उनको। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। देखो मैंने बोला था ना, जब माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर साथ में आएगा ना, तो वो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था। अब तुम लोग बोलोगे अच्छा मिस थैंक यू आपने बताया हमको। हाँ ऐसे होता है कि ये काम आएगा ही आएगा। देखो एक यहाँ पे क्या होता है ना, सेंट्रल एंगल जो है ना वो सर्कल के रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड तो कर देता है, उसमें से एक थोड़ा छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो जो छोटा होता है वो हमारा माइनर सेक्टर होता है, जैसे कि ये माइनर सेक्टर है और ये जो है ये पूरा हमारा मेजर सेक्टर है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल तो चलो दिया, ये सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद हमको बोला है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। देखो मैंने बोला था ना ये माइनर सेक्टर है, इसका एरिया हमारे पास है दैट इज कितना है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मतलब ये माइनर सेक्टर है ना, इसके करस्पॉन्डिंग में जो ये मेजर सेक्टर है कौन सा वाला, ये पिंक वाला, इसका एरिया फाइंड करो। तो क्या करोगे, मैंने क्या बताया था कि अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ये माइनर सेक्टर का एरिया निकाल देंगे तो कौन बचेगा, किसका एरिया बचेगा, मेजर सेक्टर का एरिया बचेगा। तो वही करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको एरिया ऑफ सर्कल लगेगा, है ना। तो देखो फॉर्मूला तो अभी हमारे सामने, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर अगर आपको निकालना है तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो पूरा एरिया होगा उसमें माइनस क्या कर दो, माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया हमको डायरेक्ट दे दिया है दैट इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल तो निकालना पड़ेगा ना, तो वो पहले निकाल के रख दो। तो सोल्यूशन हम लोग लिख देंगे कि आर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम लोग को सिर्फ आर की ही जरूरत होती है, ज्यादा किसी की जरूरत नहीं होती है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे बोलिए 3.14 लो इंटू आर स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यानी कि 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ये 2 जीरो क्या करेंगे, इसके पॉइंट को हटा देंगे, इधर से इधर जंप मारेगा पॉइंट और उड़ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, 3.14 इंटू 100 कर लो तो आपको देखो 314 मिलेगा। तो यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल इज 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर जो हमारा क्वेश्चन है उसको फाइंड करेंगे। तो दैट विल इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूला को लिखना। चलो बोलो एरिया ऑफ द सर्कल कितना है 314, मिला ना अभी हमको, माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर दिया था, कितना दिया था 100। अभी यार ये तो माइनस हो ही जाएगा, 214 आएगा, एंड क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर जरूर लगा देना। हो गया, कितना इजी क्वेश्चन है। खाली फोकट तुम लोग ने इस चैप्टर को है ना ऐसा हाइप बना के रखा है, और मिस कितना हार्ड है करते रहते हो। चलो आ जाओ अभी 6th वन करते हैं, ये भी बड़ा इजी है, इसमें भी वही है, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर है। चलो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे ना आपको खुद को समझ में आ जाएगा क्या है। इन द सर्कल 7.31 सॉरी इन द फिगर 7.31 रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ओके ये रेडियस है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, मतलब बेसिकली आर दिया है हमको। तो आर सोल्यूशन देखो, आर हमको दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे बोला है मेजर ऑफ द आर्क MBN इज 60 डिग्री। ओके,
अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, रुको मैं बताती हूँ मिस्टेक क्या है। देखो पहले तो बोला है मेजर ऑफ एन आर्क, हाँ ये आर्क MBN है, इसका मेजर दिया है, मेजर कितना दिया है 60 डिग्री। अच्छा तो ये 60 डिग्री है तो इसके रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल एंगल है वो भी तो 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये फिगर में 68 डिग्री क्यों लिखा है? क्योंकि प्रिंटेड मिस्टेक है, एक्चुअली में ये 60 डिग्री है। मतलब कि देखो वी नो ना, सर्कल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, सर्कल चैप्टर नहीं किया है ना तो एटलीस्ट इतना तो याद रखो कि ये जो हमारा माइनर आर्क का मेजर होता है और ये जो सेंट्रल एंगल होता है, इन दोनों का जो मेजर है ना वो इक्वल होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली टीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो टीटा हमारे पास 60 डिग्री है। ओके अभी यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, देखो नंबर 1 व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल तो भाई नॉर्मल सा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, अभी भी हमने पीछे यूज किया। चलो हम लोग पहले करते हैं एरिया ऑफ द सर्कल निकालते हैं, आप भी निकालो मैं भी निकालती हूँ। तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। अच्छा इधर पाई की वैल्यू क्या ले, तो अभी ऐसे मत बोलना मिस पहले क्वेश्चन में तो हमने 3.14 लिया था, इधर भी 3.14 ले लेते हैं ना जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना रेडियस 7 दिया है, जब भी रेडियस अगर 7 के मल्टीपल में दिया होता है तो उसको तो पाई की वैल्यू आप 22/7 लो, बहुत अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा देखो बताती हूँ, पहले तो पाई की वैल्यू लिख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7, दैट इज 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे दैट इज 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 49 भी लिख सकते हो या 7 इंटू 7 भी लिख सकते हो। तो देखो 22/7 लेने से क्या हुआ ना, ये 7 कट हो गया, तो ये फायदा हो गया ना अपने को। अब 22 इंटू 7 करो तो आपको मिलेगा 154, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, पहला काम कर दिया। सेकेंड, अब देखो मैंने बोला था ना सेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, वो देखो ये सेक्टर की बात हो रही है, कभी ऐसा आया तो घबराना मत, ये सेक्टर होता है, सेक्टर को लिखा ही ऐसे जाता है। तो ए मीन्स एरिया और ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश MBN। तो ये ओ क्या होगा, सेंटर होगा, और ये क्या होगा, ये उस सेक्टर के रिस्पेक्ट में जो आर्क है ना वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओ मतलब सेंटर, तो ये ओ हमारा सेंटर और MBN हमारा ये वाला आर्क। तो ये सेंटर और ये जो आर्क है इसके बीच में ये जो सेक्टर है इसका एरिया आपको निकालना है, यानी कि ये माइनर सेक्टर है तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, हमारे पास टीटा है, टीटा हमारे पास 60 डिग्री है, बरोबर, ये टीटा हमारे पास 60 डिग्री है, रेडियस भी है, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर मिल जाएगा। चलो सेकेंड वन करते हैं। तो हमको बोला है एरिया ऑफ द सेक्टर ओ डैश MBN। ओके अगर मैं आपको बोलूं तो ये माइनर सेक्टर है, तो मैं बार बार माइनर सेक्टर क्यों कर रही हूं पता है, क्योंकि आगे आपको देखना समझ में आएगा, मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालना है। तो माइनर सेक्टर है ये, तो हमारा फॉर्मूला बहुत अच्छा खासा है, दैट इज टीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टीटा हमारा 60 डिग्री था तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ओके, इंटू पाई की वैल्यू इधर भी आप 22/7 ही लो और इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये देखो ये जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36। अब मैं इन दोनों को भी थोड़ा डिवाइड करना चाहती हूँ क्योंकि 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 1 जा। तो अभी देखो यहाँ पे आया है, यहाँ पे बचा है 11। अच्छा रुको पहले इधर आ जाते, यहाँ पे बचा है 1/3 इंटू यहाँ पे बचा है 11/7 इंटू यहाँ पे बचा है 7 का स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7। तो एक 7 हो गया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर देखो 11 इंटू 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 77 और डिवाइड में है 3। चलो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, 3 है और 77 है, तो 3 2 जा होता है 6, 1 बचेगा 7 आया, 3 5 जा होता है 15, ठीक है, तो 2 बचा तो 0 एक्स्ट्रा लेंगे तो पॉइंट, 3 6 जा होता है 18, फिर से 2 बचेगा यानी कि 20 होगा, फिर से 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये तो चलता रहेगा। तो मतलब इसको हम लोग लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली द आंसर इज 25.67। ओके 6 7 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ये 6 5 से बड़ा नंबर है ना, अगर 5 से बड़ा नंबर होता है ना तो इसके पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा दो, दैट इज 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 25.66 भी अगर लिखा तो कोई बुरी बात नहीं है या गलत नहीं दे देगी मिस। तो 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ठीक है। अभी ये देखो दूसरा पड़ाव भी हमारा कंप्लीट। तीसरा पड़ाव क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ डैश MCN। ओ डैश MCN का मतलब होता है ओ सेंटर होगा और MCN उस आर्क का नाम होगा, और ये सेंटर और आर्क के बीच में जो हमारा सेक्टर होगा ना उसकी बारे में बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, पहले तो देखो सेंटर तो O है तो सेंटर O ही रहेगा,
उसके बाद MCN वाला आर्क देखो ये होगा, ये वाला हमारा MCN वाला आर्क है ना। तो ये जो सेंटर है और ये जो हमारा आर्क है, इसके बीच में देखो, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये वाला सेक्टर है, बरोबर। तो इस सेक्टर का आपको एरिया निकालना है। तो ये तो हमारा मेजर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर के लिए हमारे पास यहाँ पे उसका सेंट्रल एंगल होना चाहिए। तो उसका सेंट्रल एंगल नहीं है ना, छोड़ो उसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री मत लेना, ओके 60 डिग्री मत लेना। मेजर सेक्टर के लिए क्या करो, आपको बताया ना, जब भी आपको ऐसे ये बड़ा वाला सेक्टर का एरिया निकालना रहता है ना, उसमें क्या करो, पूरे सर्कल का एरिया लो, उसमें माइनस क्या कर दो, ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देने का। तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मेजर सेक्टर का एरिया मिलेगा। ठीक है, वही रे बाबा, वही, हाँ वही वो बताया ना, वही कर रहे हैं। चलो थर्ड वन करते हैं। तो थर्ड वन का हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर O-MCN। इसके लिए क्या करोगे, पूरा एरिया ऑफ द सर्कल लो, और एरिया ऑफ द सर्कल सब निकाला हुआ है, टेंशन मत लो, पहला ही हमारा एरिया ऑफ द सर्कल था। उसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का नाम MBN था, O-MBN। विश्वास नहीं होता है तो देख लो, ठीक है। तो चलो एरिया ऑफ द सर्कल कितना आया था, आई थिंक 314 आया था, है ना, नहीं 154 आया था, इसके पहले आया था ना वैसा, हाँ ये 154 आया था। माइनस माइनर सेक्टर का एरिया कितना है 25.67, चलो माइनस करते हैं। तो 154 लिखो और पॉइंट लगा के 2 0 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। फिर यहाँ पे 6 7 और यहाँ पे 2 5, अच्छे से माइनस करना। हाँ ये बहुत बच्चे नहीं करते ऐसा, बहुत गंदे तरीके से माइनस करते हैं उन लोग। ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3, फिर 9 में से 6 गया तो 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 13 में से 5 गया तो 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे 1, दैट इज हमारा आंसर है 128.33। और क्योंकि ये भी हमारा एरिया है किसी सेक्टर का, तो स्क्वायर सेंटीमीटर जरूर लिख देना, एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो हम लोग करते हैं कुछ नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखो 8th वन क्या दिया है, इन फिगर 7.33 O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल MON एंड दैट इज 60 डिग्री। OR हमको 7 सेंटीमीटर दिया है, OM 21 सेंटीमीटर दिया है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क RXQ एंड आर्क MYN, और पाई की वैल्यू हमको लेनी है 22/7। ठीक है, देखो वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसका फिगर है ना आपको समझना है। जैसे कि देखो सेक्टर आया ना, मतलब सेक्टर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर यहाँ पे लगेगा क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर नहीं, एक्चुअली में हमको लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना है ना। हाँ रुको, तो यहाँ पे देखो पहले तो ये जो फिगर है ना उसको मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया है क्योंकि आपको मैं समझा सकूं। जैसे कि देखो ये फिगर है, इसमें क्या बोला है, O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर बोला है। ओके, O जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो ये एक सेक्टर है कि नहीं, यस ये एक सेक्टर है, तो इसका ये सेंटर है, इस सेक्टर का सेंटर है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये भी एक पूरा सेक्टर ही है, ये भी सर्कल का कुछ रीजन का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे कि देखो एक्चुअली में ना यहाँ पे ना एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। अगर आपको थोड़ा सा ऐसे, मतलब देखो मैं समझाती हूँ, ऐसे अगर आप इसको थोड़ा सा कंप्लीट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा आपको। देखो ये सर्कल बन रहा है ना, हाँ ये देखो ये सर्कल बन गया। अभी आप ये वाला इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो, ऐसे एक्सटेंड कर दो, है ना, ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो देखो ये दूसरा सर्कल बन गया। अभी देखो आपको नजर आएगा कि अच्छा ये तो हमारा सेक्टर ही है। हाँ ये सेक्टर ही था। ओके, ये एक सेक्टर था और एक पूरा इधर से लगा के पूरा ये वाला भी एक हमारा सेक्टर ही है। क्लियर एवरीवन। लेकिन यहाँ पे सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का कुछ काम नहीं है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, एंगल ROQ एंड एंगल MON इज 60 डिग्री, मतलब ROQ मतलब कि O ये वाला हमारा 60 डिग्री एंगल है, और MON ये भी 60 डिग्री है, मतलब दोनों ही सेम है, कॉमन एंगल है, तो 60 डिग्री हो गया। OR 7 सेंटीमीटर दिया है। OR मतलब कि ये जो छोटा सर्कल है ना, या छोटा सेक्टर जो है उसका रेडियस दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, और OM हमको 21 सेंटीमीटर दिया है। OM मतलब यहां से लगा के पूरा बाहर तक आपको दिया है 21, मतलब जो बड़ा सेक्टर है ना उसका रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब देखो यहाँ पे आर्क का लेंथ फाइंड करना है। RXQ, यहाँ पे देखो ये RXQ एक हमारा आर्क है, इसका लेंथ फाइंड करना है, और MYN मतलब ये वाले आर्क का लेंथ फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है यार, ये तो क्वेश्चन है ना बहुत ऐसे, मतलब
इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। पहले की हम लोग देखो, पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग कुछ लेट ले लेते हैं कि लेट हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टीटा जो है, टीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री है, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल एंगल है, यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल है, ये काम आएगा। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ एन आर्क आर एक्स क्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो दो रेडियस है ना, तो एक काम करते हैं, कंफ्यूज मत हो ना, हम लोग है ना यहाँ पे सबसे पहले R1 यानी कि ये जो R1 है ना, इसको 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और R2 जो है ना, जो बड़ा वाला हमारा सेक्टर है, उसका जो रेडियस है उसको 21 सेंटीमीटर ले लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आर एक्स क्यू है ना, इसका हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे। तो वी नो दैट, कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, देखो लेंथ, या ऐसे शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, लेंथ ऑफ एन आर्क, ऐसे L मीन्स लेंथ, ब्रैकेट ओपन मतलब ऑफ, लेंथ ऑफ एन आर्क आर एक्स क्यू। इसका लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, बरोबर। लेकिन देखो ये जो हमारा छोटा वाला, ये जो हमारा सेक्टर है, इसका ये आर्क है, तो इसका रेडियस हमने क्या लिया है 7 है, और वो 7 को हमने R1 लिया। तो बस इधर छोटा सा आपको क्या करना है, R1 लिखना है, ध्यान रखना बस। R1 क्यों लिखा समझाना, यहाँ पे R1 लिया इसका रेडियस इसलिए। तो थीटा तो हमारा सेम है, तो थीटा सेम है मतलब दोनों का थीटा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू, सॉरी दैट इज इक्वल टू नहीं, अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू बोलिए 22/7 लेने के लिए, तो वो ले लो इंटू R1। R1 कितना है 7, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा हो जाएगा 36। अब देखो यहाँ पे ऊपर 2 1 जा और ये 2 3 जा हो गया, तो ऊपर बचा 22, ऊपर 22 बचा है, नीचे अपना 3 बचा है। 22 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा 21, 1 बचा तो 0 ले गया एक्स्ट्रा, तो पॉइंट, तो 3 3 जा 9, ओके। उसके बाद फिर से 1 बचेगा 0, तो ये 3 3 जा 9 चलता रहेगा ये सिलसिला। यानी कि हमको क्या लिखना है, 7.33 लिख दो। 7.33 क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स, नहीं सॉरी, ये तो लेंथ है ना, तो लेंथ ऑफ एन आर्क है, तो लेंथ तो सेंटीमीटर में ही होगा, तो सेंटीमीटर लिख दो। क्लियर हो गया सबको, हो गया ना। हाँ, अभी आ जाते हैं बड़ा वाला जो हमारा आर्क है ना, उसका लेंथ फाइंड करते हैं। ये देखो, ये बड़ा वाला अगर आर्क का लेंथ फाइंड करना है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क MYN मतलब कि ये वाला। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका जो रेडियस होगा वो यूज करने का, दैट इज 21 सेंटीमीटर, जो हमने R2 लिया है। फॉर्मूला सेम होगा, तो अभी हम लोग यूज करेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, ऐसे लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क MYN, फॉर्मूला सेम है, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या होगा 2 पाई R2 लिखेंगे, क्योंकि हमने रेडियस उसका R2 लिया है। अब देखो यहाँ पे, अभी मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क करो, ठीक है। थीटा की जगह पे आप ऑब्वियसली 60 डिग्री पुट करोगे, क्योंकि वो सेंट्रल एंगल है, और R2 के जगह पे आप क्या पुट करोगे, 21 सेंटीमीटर पुट करोगे। और मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क MYN, और इसका यूनिट क्या डालोगे, लास्ट में सेंटीमीटर लिखना, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ है तो सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये एक होमवर्क ले लो, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा, बहुत ही इजी था। चलो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर रही हूँ, ताकि है ना इसी एक वीडियो में आपका 7.3 7.4 हो जाए। तो लेंथ के ऊपर मत जाओ, क्योंकि ना कुछ बच्चे मुझे कमेंट में बोलते भी है, मिस आपके वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा है, बट ये भी तो देखो ना कि वो टीचर कितना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही है, हर एक सम को अच्छे से समझा रही है, ये भी तो देख लो, है ना। सही बोला कि नहीं। 9th वन देखो क्या दिया, 9th वन इन द फिगर 7.34 इफ एरिया ऑफ द सेक्टर, देखो इधर मैंने बोला ना सेक्टर को लिखते हैं ऐसे, एरिया ऑफ द सेक्टर P-ABC, ये P क्या होगा, सेंटर होगा, और ABC क्या होगा, आर्क होगा। तो इस सेंटर और आर्क के बीच में जो सेक्टर होगा ना, उसका एरिया दिया है, दैट इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो P देखो, P किधर है, ये रहा P, ये सेंटर। ABC किधर है, देखो ABC आर्क, ये रहा। तो देखो ये सेंटर है और ये आर्क है, इनके बीच में देखो, ये दोनों के बीच में ये सेक्टर है, तो इसका एरिया हमको दिया है। इसका एरिया कितना दिया है, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोला जाता है इसको। और रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब इसका रेडियस आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो क्या क्या फाइंड करना है, नंबर 1 एंगल APC मतलब ये जो एंगल है वो क्या है, वो फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली एंगल का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला जरूर है, और हम एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमको समझ में आ गया कि एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज किया ना, तो हमको मिल जाएगा ये थीटा। कैसे मिलेगा बताती हूँ,
देखो पहले करते हैं हम लोग, एंगल ए पी सी क्वेश्चन मार्क है ना, तो फर्स्ट वन का सोल्यूशन क्या होगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ये देखो पी डैश ए बी सी, तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके अभी देखो एरिया ऑफ द सेक्टर दिया है दैट इज 154, तो यहाँ पे इसके नीचे लिखो 154 इज इक्वल टू टीटा कितना है वही तो फाइंड करना है, ये टीटा है, हम लोग यहाँ पे लेट ले लेंगे कि लेट ये जो एंगल ए पी सी है वो हमारा टीटा है क्योंकि वो सेंट्रल एंगल है, यही क्वेश्चन मार्क है दैट इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या लोगे, देखो यहाँ पे जो रेडियस है ना वो 7 के मल्टीपल में है, 7 के टेबल में आता है ना 14, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 लेना, दिया नहीं है तो भी वही लेना। आर स्क्वायर मतलब क्या, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो 14 रेडियस है। अब अच्छे से इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा, तो 154 इज इक्वल टू टीटा अपॉन 360 डिग्री, ओके डिग्री को थोड़ा बाजू में कर दो, मतलब नहीं लिखोगे चलेगा, इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 के स्क्वायर को ऐसे लिखो 14 इंटू 14 लिख दो, 14 का स्क्वायर वैसे होता है 196 लेकिन नहीं लिखा वैसा लिखा, मतलब 14 इंटू 14 लिखोगे तो और अच्छा है क्योंकि 7 1 हो जाएगा और 7 2 14 हो जाएगा। उसके बाद देखो और क्या क्या डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 1 2 11 ऐसा नहीं होगा, नहीं तो तुम लोगों लगा रहे वाह 2 1 2 11 हो गया, ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई होने वाले हैं, एक ऊपर और एक नीचे डिवाइड होता है, ठीक है। तो इधर देखो 2 के टेबल में जाएगा ये बरोबर, 2 1 2 1 बचेगा, 2 8 16 और 2 0 0, यहाँ पे 2 11 हो गया, फिर यहाँ पे ये दोनों भी जाएगा जैसे कि 2 9 18, 2 0 0 और 2 1 2, ठीक है। अब देखो ये भी जाएगा, अभी ये बचा है, ये 14 है इधर और इधर 90 है, तो 2 के टेबल से कर रही हूं मैं, तो 2 7 14, 2 4 8, 1 बचा, 2 5 10, तो यानी कि अभी देखो रुको मैं यहाँ पे लिखती हूँ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, देखो टीटा को इधर ही रखो क्योंकि टीटा फाइंड करना है, तो देखो सिंपल सी बात है टीटा को हम इधर ही रखेंगे। अब जो ये 11 और 7 जो ऊपर है वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, 11 और 7 तो ये नीचे आ जाएंगे, 11 इंटू 7 नीचे आ जाएगा, और नीचे क्या था 45 था ना, तो ये ऊपर आ जाएगा। देखो शिफ्टिंग होता है तो क्या होगा, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई वाले वो डिवाइड में आ जाते हैं, तो ऐसा ही किया, ठीक है, समझ में आया ना आपको ये। तो अभी आप इसको अच्छे से सॉल्व करो, देखो मैं अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पे ऊपर है हमारा 154 इंटू 45 है। अब कैसे सॉल्व करें, तो बड़ा इजी, अगर आप इन दोनों को देखोगे ना ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 1 बचा, 7 2 14, अब देखो 11 1 11, 11 2 22, तो 2 इंटू 45 करना है, 2 इंटू 45 एंड दैट इज इक्वल टू टीटा, एंड 45 इंटू 2 होता है 90, दैट इज 90 इज इक्वल टू टीटा, देयरफॉर टीटा मतलब कि एंगल होगा ना ये, तो इसका जो यूनिट होगा वो डिग्री होगा, तो यानी कि टीटा इज 90 डिग्री। क्लियर हो गया सबको, तो एक बार टीटा भी फाइंड करने आ सकता है ना। चलो सेकेंड वन क्या है, देखो सेकेंड वन क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एबीसी, देखो ये आर्क है, ये आर्क एबीसी है, इसका लेंथ फाइंड करना है बच्चा। तो लेंथ का देखो इसको हम लोग दो वे से कर सकते हैं, एक तो हमारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो, या आपको पता है वो एरिया और लेंथ ऑफ एन आर्क का एक रिश्ता वाला फॉर्मूला था, जैसे कि वी नो दैट एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाय लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी आप लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड कर सकते हो, या हमारे पास और या तो एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क का खुद का, that is length of an arc is given by what, theta upon 360 degree into 2 pi r, क्योंकि अभी थीटा भी मिल चुका है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल सकते हो, या ये वाला मेरे को लगता है ये सिंपल होगा, ये थोड़ा सिंपल होगा हमारे लिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। देखो मैंने बोला है यार एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ एन आर्क का कनेक्शन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो मैं ये वाला यूज करके, आप दूसरा वाला यूज करना है तो दूसरा वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ मुझे एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है, इसका एरिया का सेक्टर क्या था, ये देखो दिया था ना, ये 154 है तो इसके नीचे 154 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क तो हमको निकालना है, तो L क्वेश्चन मार्क है, इनटू रेडियस दिया है, इसका रेडियस 14 है और डिवाइड में क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 1 2 7, तो यानी कि 154 इज इक्वल टू L इंटू 7 हो गया, तो ये 7 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 7 यहाँ पे डिवाइड में लाओ, इज इक्वल टू L, 7 1 7, 7 2 14, 1 बचेगा, 7 2 14 यानी कि 22 आया। तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है, डिग्री मत लिखना, लेंथ है तो लेंथ कभी भी सेंटीमीटर या मीटर में हो सकता है, तो लेंथ हो गया हमारा सेंटीमीटर है ना, तो लेंथ ऑफ एन ऐसे लिख दो, देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क ABC इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ओके डन।
समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलो आगे फटाफट करते हैं। बहुत आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो बने रहो, डटे रहो। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अभी देखो 2 ही क्वेश्चन बाकी है इस प्रैक्टिस सेट के, उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, आगे का जो हमारा 7.4 है ना, उसके कॉन्सेप्ट कराती हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लो, बहुत ईजी है। सेकंड नहीं, 12 इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ना, ये रेक्टेंगल है। अच्छा, रेक्टेंगल के दिमाग में ही, मतलब रेक्टेंगल का जब हम सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है? नंबर 1, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, है ना। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है, लेकिन ये हमारे दिमाग में भी क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे ना इसको है ना थोड़ा बीच में लेती हूँ रेक्टेंगल को, क्योंकि ना ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितना ये दिखने में ऐसा लगता है ना, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने भी देखा ना, मुझे लगा अरे यार कितना डिफिकल्ट होगा ये, लेकिन ये तो भाई चिंदी निकला, एकदम चिंदी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखो, ये तो रेक्टेंगल हो गया हमारा। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे क्या बोला है, PQ 14 सेंटीमीटर दिया। PQ देखो, ये PQ है, तो ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। ओके, और यहाँ पे बोला है QR, Q से लगा के R तक, ये मतलब ये पूरा, ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर से लगा के पूरा इधर तक, और ये हमारा इधर से लगा के पूरा इधर तक। ओके, अब आगे बोला है फाइंड द एरियाज ऑफ द पार्ट्स X, Y एंड Z। मतलब आपको ये जो X है, देखो यहाँ पे मैं इसको शेड करके दिखाती हूँ। ये जो X है, इस X पार्ट का एरिया निकालना है, फिर ये वाई वाले पार्ट का एरिया निकालना है। उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद हमको यहाँ पे ये जो Z पार्ट है, इस Z पार्ट का भी एरिया निकालना है। ठीक है, चलो कैसे निकालोगे बताओ। X से शुरुआत करते हैं, तो इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। X से शुरुआत करेंगे तो देखो X ये कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना है बच्चा, ये एक सेक्टर ही है। अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर ही है। बस यहाँ पे ना आपको एक सर्कल को कंप्लीट करना है। देखो अब मैं इसको ये सेंटर होगा इस सर्कल का, और ये देखो मैं अभी एक सर्कल को कंप्लीट कर रही हूँ, बस और कुछ है ही नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, वाह कितना ब्यूटीफुल सर्कल बन गया। ये देखो, ये सर्कल है, और ये सर्कल का पार्ट, ये देखो, ये सेंट्रल एंगल, देखो ये सेंट्रल एंगल होता था, ये थीटा है। सेंट्रल एंगल क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसमें से ये वाला जो है, ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया, है ना। तो ये माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, और वी नो दैट एरिया ऑफ द सेक्टर के फॉर्मूला में थीटा और आर लगता है। थीटा यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर रेक्टेंगल है तो उसका सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, बरोबर। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं फॉर X पार्ट, अगर मैं X पार्ट के बारे में बोलूं तो X पार्ट, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ अ X पार्ट। मुझे बताओ एरिया ऑफ अ X पार्ट, एरिया ऑफ अ X पार्ट क्या होगा। फॉर्मूला है हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, यहां से देखो सेंटर से लगा के सरकमफ्रेंस, तो ये जो लाइन सेगमेंट होती है ना, ये रेडियस होती है। तो इसका लेंथ हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे इसमें R आपका 7 सेंटीमीटर है और थीटा हमारा 90 डिग्री है, बस हो गया। और अगर R 7 है तो मतलब यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आराम से फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना और आंसर मिल जाएगा। थीटा कितना है बोलो, वेरी गुड, 90/360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, आर समझाना, ये रेडियस क्यू है, ये रेडियस क्यू है इस सेक्टर का। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये 21 उसका रेडियस नहीं होगा, क्योंकि यहां से लगा के यहां तक 21 है, तो ये तो बाहर जा रहा है सेगमेंट, है ना, तो ये रेडियस नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ये 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 36। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 14 इंटू 14, तो 7 1 जा 7 2 जा, उसके बाद यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, ओके, फिर 2 1 जा 2 11 जा, जितना हो सके करते रहने का। तो ऊपर बचा है 11 और ऊपर ही बचा है 14, नीचे तो 1 हो गया सब, तो 11 इंटू 14 करो, आपको आंसर आ गया। कितना इजी है यार ये तो, 11 इंटू 14, ये 4, ये 1 और 0, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, यानी कि 154 मिल गया। तो यानी कि 154 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये एक एरिया है। क्लियर हो गया, चलो अभी आपको समझ में आ गया, एक्स पार्ट का एरिया मिल गया। अब वाई पार्ट के लिए क्या करोगे, अरे अभी तक तुमको समझ में आ गया है ना। एक्चुअली में ये वाई पार्ट भी हमारा क्या है, सेक्टर ही है, ये वाई पार्ट भी सेक्टर है। बस इसके लिए देखो एक सर्कल को कंप्लीट करते हैं,
ये सर्कल देखो, यहाँ पे एक बढ़िया सा सर्कल बनेगा। ये देखो, ये देखो 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 कितना बढ़िया सर्कल बना है। इसका सेंटर है आर, लेकिन इसका रेडियस नहीं है। चलो सेंट्रल एंगल भी ये है, सेंट्रल एंगल भी हमारा 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि ये रेक्टेंगल दिया था तो ये 90 है, बरोबर। सेंट्रल एंगल ये 90 है, बट आर क्या होगा? इधर आर के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न क्या करें? देखो बहुत ही इजी है। वैसे तो यहाँ पे ना एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को हम एम नाम देंगे। एक्चुअली में इसका रेडियस क्या होगा? ये होगा एम आर जो है ना, इसका रेडियस होगा। हाँ ये भी होगा, ये भी चलेगा, बट एम आर इसका रेडियस होगा, है ना। तो एम आर कैसे निकालेंगे? देखो मुझे बताओ, ये बाजू में ये जो हमने एक सर्कल बनाया था बड़ा, इसका रेडियस कितना था? 14 था। तो मैं बोल सकती हूँ ना, क्यू से लगा के एम तक ये भी 14 ही होगा। क्यू से लगा के एम तक सिर्फ 14 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो हम क्या बोलेंगे? पी क्यू जो है, ये पी क्यू और जो क्यू एम है, ये जो क्यू एम है, दैट इज इक्वल टू बोथ क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ये आपको ऐसे रीजन लिखना पड़ेगा, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। ये लिखते रहो आप। तो ये 14 मिल गया। अब देखो क्यू से लगा के पूरा आर तक, क्यू से लगा के पूरा आर तक हमारा 21 सेंटीमीटर है। क्यू से लगा के एम तक हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो एम आर कितना होगा? बड़ा सिंपल है, 21 में से आप 14 को माइनस कर दो, तो 21 में से अगर आप 14 माइनस करोगे, देखो इतना बड़ा है, ये देखो, ये जो है ना पूरा, ये हमारा पूरा 21 है। तो इस 21 में से आपको क्या माइनस करना है? क्यू एम माइनस करना है, तो आपको एम आर मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा? 21 में से 14 माइनस करोगे तो 7 मिलेगा। तो मतलब एम आर आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर। हो गया ना? इजी हुआ कि नहीं? वेरी गुड। समझा कि नहीं? तो ये देखो इसका रेडियस है, मतलब ये जो वाइस हमारा जो पार्ट है ना, ये भी एक सेक्टर है, और इसमें थीटा होगा 90 डिग्री, आर होगा 7 डिग्री, सॉरी आर मीन्स रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, एंड देन आपको एरिया ऑफ द वाई पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सेकेंड करते हैं, एरिया ऑफ अ वाई पार्ट। लिखने का फॉर्मेट आप अच्छे से देख लेना डाइजेस्ट वगैरह में, मैं फटाफट करा रही हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ द वाई पार्ट क्या हो जाएगा? सेम सेक्टर है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा इस बार भी हमारा 90 है, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 लोगे, आर की वैल्यू 7 लोगे तो 7 का स्क्वायर। अभी जल्दी से ये जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा 36, तो यहाँ पे बचा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। ये 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 11 जा हो जाएगा। तो अभी ऊपर बचा 77 अपॉन 11 इंटू 7 77, और नीचे बचा है 2, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड करते हैं, ये 77 है और 2 है, 2 3 जा हो जाएगा 6, 1 बचेगा 7, 2 8 जा हो जाएगा 16, ठीक है। 1 बचेगा, एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं, पॉइंट लगा के 5, ओके, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर आया है 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? तो देखो वाई पार्ट का भी एरिया हमको मिल गया। इसका थोड़ा रेडियस के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, बाकी सब इजी था। तो अभी हमको क्या करना है? Z पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है। अच्छा Z पार्ट देखो, जैसे X पार्ट के लिए क्या है? X एक सेक्टर था, सर्कल बनाया, सेक्टर मिला, सर्कल बनाया, सेक्टर मिल रहा है। लेकिन Z पार्ट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहाँ से सर्कल बनाओगे बाबा? ऐसे ऐसे क्या उबड़ खाबड़ ऐसा कुछ भी बनाओगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो अभी Z पार्ट के लिए क्या करेंगे? तो Z पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बताती हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल था, हम क्या करेंगे? पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम X पार्ट का एरिया और Y पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो Z पार्ट का एरिया हो जाएगा। इजी पीसी, समझ में आ गया? समझा कि नहीं? बोलो बोलो, चमका कि नहीं कॉन्सेप्ट? देखो एरिया ऑफ Z पार्ट, Z पार्ट के एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, Z पार्ट्स नहीं, Z पार्ट क्या करेंगे? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जो भी पूरा रेक्टेंगल का एरिया है उसमें क्या माइनस करेंगे? 2 चीजें माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ X पार्ट, माइनस लिखोगे माइनस एरिया ऑफ Y पार्ट, ठीक है। अभी आप बोलोगे मिस किसी बुक में तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। वो प्लस कब लिखते हैं? जब ऐसे ब्रैकेट में आया होगा ना, ब्रैकेट में लिख के आप बीच में प्लस डाल सकते हो, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ऑब्वियसली ये माइनस और प्लस माइनस हो ही जाएगा। तो हम इतना लोड क्यों ले, ब्रैकेट क्यों लगाए? हम अपना नॉर्मल है ना वो करो। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से
आप एक्स पार्ट का एरिया माइनस कर रहे हो और वाई पार्ट का एरिया माइनस कर रहे हो, बस सिंपल सी बात है। जो बचेगा वो जेड पार्ट का एरिया होगा। हमारे पास देखो एक्स पार्ट का एरिया है, हमारे पास वाई पार्ट का एरिया भी है, हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको निकालना चाहिए था हमको, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं निकाला क्योंकि मैं समझाना चाहती थी। तो इसके पहले आपको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बच्चे बच्चे को पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसका लेंथ क्या है, देखो लेंथ मतलब लंबाई थोड़ी बड़ी होती है, तो लंबाई जो बड़ी है ना वो 21 है पूरा। देखो यहां से लगा के यहां तक QR 21 था। ब्रेथ चौड़ाई 14 होती है, तो वैसे तो आप 21 इंटू 14 करो या 14 इंटू 21 करो, एक ही मिलने वाला था। तो 21 इंटू 14 करो, तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ओके 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो यानी कि ये 294, ओके। तो हमको मिला 294 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मिल गया है। अभी यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करते हैं, चलो। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमको मिला है 294 माइनस एरिया ऑफ द एक्स पार्ट, देखो क्या था 154 था, 154 माइनस एरिया ऑफ द वाई पार्ट क्या था 38.5 था। अभी अच्छे से माइनस करना, दो नंबर को लेके माइनस करना, पहले इन दोनों को लेके माइनस करते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया तो 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और ये 1, तो 140 आया, इधर 140 और माइनस 38.5, ओके। चलो करते हैं। अब इन दोनों को माइनस अच्छे से करना, पहले 140 लिख दो और क्योंकि दूसरा नंबर पॉइंट में है तो इसको भी पॉइंट लगा के आगे 0 लिखना पड़ेगा। 140.0 मतलब 140 होता है। अभी ये ना क्या करने का, पॉइंट के नीचे कभी भी पॉइंट प्लेस करने का, और यहाँ पे क्या है 38 और यहाँ पे 5, 38.5। अभी माइनस करो, अब भी अच्छे से माइनस होगा। ये 10 हो गया, ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये 5.9 में से 8 जाएगा तो 1, 3 में से 3 गया तो 0 और यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 101.5 इज द एरिया ऑफ द जेड पार्ट, ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगा देना। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको बहुत समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो अभी हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है इसी प्रैक्टिस सेट का, अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत इजी है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, कर लेना, क्योंकि ये ऐसे हॉट्स क्वेश्चन में आता है इसलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये जो ट्राइंगल LMN है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। LM हमको 14 सेंटीमीटर दिया है, मतलब LM पूरा हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। अच्छा देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या आ जाना चाहिए। नंबर 1 आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, क्लियर। और सारे साइड इक्वल है तो मतलब LM अगर 14 है तो MN भी 14 है और LN भी 14 है। तो ये पहले ही पता होना चाहिए जैसे हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, एज शोन इन फिगर 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विथ वर्टाइजेस एज सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये फिगर में देखोगे ना तो 3 सेक्टर्स बने हुए हैं। जैसे कि कौन कौन से सेक्टर है, देखो ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक क्या है हमारा सेक्टर है, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। तो ये जो सेक्टर है ना वो क्या बोला है, 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विथ वर्टाइसेस एज सेंटर। विथ वर्टाइसेस एज सेंटर का मतलब क्या है कि ये जो ट्राइंगल का जो ये वर्टेक्स है ना, ये तीनों वर्टेक्स वो है ना सेंटर रिप्रेजेंट करेंगे उस सेक्टर के। जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूं तो ये M जो है वो क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूं, यहाँ पे इस सेक्टर को थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं सर्कल के फॉर्म में, तो देखो N क्या होगा, N एक सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ऐसे भी आप करके एक पूरा सर्कल बना दोगे तो यहाँ पे देखो ये L क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस सर्कल का सेंटर है। तो ये वर्टाइजेस जो है ना तीनों, ये सेंटर का काम करेंगे। और आप पे दिया है कि वो सारे सेक्टर्स का जो रेडियस है ना वो 7 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये सेक्टर का रेडियस 7 है, ये भी सेक्टर का रेडियस 7 है, ठीक है। ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है, फिर ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। देखो पूरा 14 था, याद है पूरा 14 था, 14 को आधे आधे में स्प्लिट कर दिया है और 7 7 बन गया है। तो ये पूरा ऐसा क्वेश्चन है। अब नंबर 1 क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल LMN। मतलब ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1
एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल एलिमेंट क्या होगा? वैसे तो हमको क्या पता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो यहाँ पे बेस तो हमारे पास है, ये बेस होता है और बेस यहाँ पे दिया है 14 सेंटीमीटर, है ना? 14 ही है ना इसका साइड, हाँ। लेकिन हाइट नहीं है। हाइट क्या होता है? हाइट ऐसे कुछ परपेंडिकुलर लाइन होता तो हमको हाइट मिल भी जाता, लेकिन यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो एक फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये सिर्फ स्पेशली इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है। एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन बाय √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होता तो ये जिंदगी में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मतलब पहला वाला तो नहीं होता, है ना? एक बार मैं चेक कर देती हूँ, हाँ बरोबर है। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इनटू साइड स्क्वायर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपको है ना √3 की आई थिंक वैल्यू नहीं दी रहेगी, बट आपको पता होनी चाहिए √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73 आपको लेना है, ओके? और यहाँ पे पाई की वैल्यू तो आप 22/7 ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 7 के मल्टीपल में है। बस सारे वैल्यूज को पुट करो, जैसे कि √3 की वैल्यू हम लेने वाले हैं 1.73 डिवाइड में 4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.73/4 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब, अरे सॉरी साइड 7 नहीं है, आई एम रियली सॉरी, साइड 7 नहीं है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड पूरा 14 है, ओके? 7 तो हमारे सेक्टर के रेडियस थे, एक्चुअली में इस पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो तो 14 है। तो यहाँ पे साइड स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर होता है 196। अभी क्या करोगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड बाय 4 कर देना, या एक काम करो, इधर 2 से हो रहा है ना, तो 2 2 जा 4 करो, और 2 2 जा 4 और 2 8 जा नहीं 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। फिर से यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, मैं इतना वो क्यों हो रही हूँ, हाँ 2 4 जा 8, 2 9 जा, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अभी, तो 1.73 इंटू 49, 9 7 जा होता है, सॉरी 9 3 जा होता है 27, 9 7 जा अभी करना है, 9 7 जा होता है 63 64 65, ओके? 9 1 जा 9 प्लस 6 हो जाएगा 15 0, इनको रफ कर देती हूँ, 4 3 जा होता है 12, 7 4 जा 28 प्लस 1 29, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, ठीक है? 7 7 ये हो जाएगा 14 एंड 6 7 8, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इधर आ जाएगा, तो 84.77 आंसर आ रहा है क्या? 84.77 नहीं है, इधर कुछ अलग ही है, ये बरोबर आया है 1 अच्छा, एक्चुअली में ना पीछे का थोड़ा सा कंपेयर मत करना, पीछे है ना बहुत गंदा है, मतलब वैसे तो देखो नॉर्मली √3 की वैल्यू हम क्या लेते हैं 1.73 लेते हैं ना। अब मैं जिस बुक में देख रही हूँ उन्होंने 1.732 ले लिया है। एक्चुअली में √3 इज अ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का वैसे भी जो डेसिमल फॉर्म होता है वो नॉन रिकरिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, मतलब कि ये वैल्यू है ना, इसके आगे बहुत सारे नंबर्स हो गए, लेकिन हमने क्या सीखा है, √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम 1.73 लेके छोड़ देते हैं। तो बस इतना ही लेने का, यही लेने का, और आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। पीछे कंपेयर मत करना, नहीं तो तुम खुद ही उलझते रहोगे, रॉन्ग मान के चलोगे, ठीक है? तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर बस लगा देना, टेंशन मत लो, ओके डन? पूरा राइट मिलेगा, टेंशन मत लेना। अब देखो सेकेंड क्या बोला है, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, मतलब ये जो 3 सेक्टर्स देख रहे हो इसमें से कोई भी एक का एरिया निकालो, क्योंकि तीनों का एरिया वैसे भी सेम आएगा, क्योंकि तीनों में क्या कॉमन है, उनका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, उनका रेडियस r 7 सेंटीमीटर है, तो मतलब सबका क्या आ जाएगा, एरिया तो सेम ही आएगा, ठीक है? तो अभी हम सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड हम बोलेंगे एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, तो सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है कि θ/360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो थीटा मतलब कि सेंट्रल एंगल देखो, सबका सेंट्रल एंगल, ये सेंटर है, ये सेंटर एंगल कितना हो गया 60, तो कुछ भी ले लो 60 होगा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेना, और इस बार रेडियस 7 है, ठीक है? तो 7 का स्क्वायर, ये कैंसिल 6 1 जा 6 6 जा 36, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, ये कैंसिल। अब इधर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 11 जा, यानी कि यहाँ पे 11 इंटू 7 होगा 77 अपॉन में आ गया 3। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे ना, तो ये डिवाइड ऑलरेडी पहले भी किया था, 3
2 जा हो जाएगा 6, 1 बचेगा 7 आएगा, 3 5 जा हो जाएगा 15, तो 2 बचेगा, 0 ले रहे हैं एक्स्ट्रा तो पॉइंट लगाएंगे, 3 8 जा नहीं सॉरी 3 6 जा 18, फिर से 2 बचेगा और ये चलता रहेगा, मतलब 6 6 6 6 चलता रहेगा। इसको अप्रोक्सीमेटली 25.67 लिख के स्क्वायर सेंटीमीटर दे के खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सेकेंड वन भी हो गया है। अभी क्या बोला है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर, मतलब तीनों सेक्टर का एरिया कितना होगा। देखो तीनों सेक्टर का टोटल एरिया कितना होगा, तो देखो अगर एक सेक्टर का एरिया मिला है 25.67, तो बाकी दो का भी क्या होगा 25.67 25.67 ही होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो थीटा और आर है वो सेम है, तो कैलकुलेशन पूरा सेम होगा। तो अगर हमको क्या करना है, तीनों सेक्टर का एरिया साथ में निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर, एरिया ऑफ एनी 1 सेक्टर। अगर कोई एक सेक्टर का भी एरिया मिला है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 का एरिया मिल जाएगा। तो 3 इंटू क्या करेंगे 25.67 करेंगे। चलो मुझे फटाक से इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस राइट होगा। ये वाला मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये आप करो। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या होगा। फोर्थ वाला बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब देखो ये शेडेड है, ये अगर देखोगे ना ये शेडेड रीजन है, तो ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम लोग बताओ। सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है अभी। तो हम क्या करेंगे, देखो पूरा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया था, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मिला हुआ है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से हम क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, ये पूरे 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे जो यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको 77.01 कुछ आंसर मिलेगा। ठीक है, 77.01 ही मिलेगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अगर ये पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पूरा, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब पूरा आ गया, उसमें से हमको क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, ये देखो ये वाला सेक्टर का एरिया, ये वाला सेक्टर का एरिया, ये वाला सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, मतलब तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो जो बचेगा वो किसका एरिया बचेगा, इसका एरिया बचेगा, शेडेड रीजन का ही एरिया बचेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आया है, इसमें क्या कर देना, माइनस कर देना क्या, एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्थ का आंसर मिल जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आपको क्या करना है, 84.77 माइनस क्या करना है जो यहाँ पे आया है, दैट इज 77.01। तो आपको मिलेगा 6 7 पॉइंट, ये 14 हो गया और ये 7 हो जाएगा। तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 और 7, तो 7.76 आएगा आंसर। 7.76 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, आप है ना पीछे का बुक आंसर थोड़ा देखोगे ना तो उसमें गपला इधर हुआ है, इधर थोड़ा गपला हुआ है, इधर कुछ आपको अलग मिलेगा, लेकिन हमारा राइट है, आप टेंशन मत। क्लियर हो गया सबको। तो देखो इसी के साथ हमने 7.3 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम क्या देखेंगे, जो प्रैक्टिस सेट 7.4 है ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, और मैं सम्स भी करा दूंगी आपको, तो क्या होगा ना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 7.4 में आपको बस एक ही टॉपिक करना है, पूरा एक टॉपिक है, दैट इज सेगमेंट। ओके, सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जैसे कि मान लो कि अभी मैं एक सर्कल बनाती हूँ, सेगमेंट और सेक्टर में बड़ा डिफरेंस है और आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे हमको तो पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे कि देखो ये हमारा सर्कल है, तो अगर मान लो कि देयर इज वन कॉर्ड, ध्यान से सुनना, सेक्टर के टाइम पे मैंने सेंट्रल एंगल बनाया था, अब सेगमेंट के टाइम पे मैं कॉर्ड बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मान लो ये सर्कल है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉर्ड बना देते। कॉर्ड ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, बट कॉर्ड बनाओ। कॉर्ड पता है ना क्या होता है, एक ऐसी सेगमेंट है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस से लगा के सर्कल के सरकमफ्रेंस तक होती है, मतलब कि उस सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर होने चाहिए। तो ये कॉर्ड है, मान लो ये है कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड क्या करता है, ये जो पूरा हमारा सर्कल था ना, सर्कल का जो अंदर का रीजन था ना, उसको 2 पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है। बस इन्हीं को बोला जाता है सेगमेंट। यस बच्चा पार्टी, कितना इजी है। ये देखो ये सेगमेंट है, ये हमारा सेगमेंट है। उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला जो सर्कल का रीजन है, ये भी सेगमेंट है, ये भी पूरा क्या है, सेगमेंट है। तो मतलब ये भी सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है, और क्योंकि ये छोटा सेगमेंट हो गया तो इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे।
ये बड़ा सेगमेंट है तो इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, बात खत्म, इजी। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। मतलब देखो सेगमेंट किससे बाउंडेड है, सेगमेंट एक तो बाउंडेड है किससे, एक तो कॉर्ड से बाउंडेड है, ये देखो कॉर्ड से बाउंडेड है मतलब किससे बंधा हुआ है, वो देखो सेगमेंट जो है ना वो एक तो ये कॉर्ड से बंधा हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में जो आर्क है ना उससे बंधा हुआ है ये, तो इसके बीच में ये जो है ना वो क्या है, हमारा सेगमेंट है। क्लियर हो गया, सेगमेंट इजी है कि नहीं, हाँ इजी है। अभी हम क्या करते हैं, इसी सेगमेंट का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो हमको क्या करना है, इसी सेगमेंट का एरिया निकालना है। वंस मोर व्हाट इज सेगमेंट, एक कॉर्ड बनाओ, तो ये वाला जो है ये भी हमारा सेगमेंट है और ये जो पूरा ब्लू वाला पार्ट है वो भी सेगमेंट है। तो ये हो गया मेजर सेगमेंट और ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट है ना उसका भी हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, बस एरिया निकलेगा क्योंकि ये रीजन है तो इसका एरिया निकलेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो एरिया ऑफ अ सेगमेंट, ओके, एरिया ऑफ अ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन पाई इंटू टीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन टीटा अपॉन 2। ठीक है, अब बोलना मत मिस ये क्या फॉर्मूला है, इतना भारी फॉर्मूला। अरे बहुत इजी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो ना। देखो मैं अभी लिखती हूँ, मेरे को याद भी है, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है, अगर मान लो सेगमेंट को कैसे लिखते हैं, सेगमेंट को कुछ नहीं करना है आपको, कभी भी सेगमेंट को कैसे लिखा जाता है, देखो सेगमेंट को उसके आर्क से ही बुलाते हैं। जैसे कि इधर मान लो कुछ, इधर क्या नाम ले हम लोग, इधर ओके इधर पी नाम ले लेते हैं, तो इसको बोलेंगे अगर मुझे इस सेगमेंट को बुलाना है तो मैं ऐसे बोलूंगी एरिया ऑफ द सेगमेंट एपीबी। ठीक है, एपीबी बोला मतलब आर्क नहीं बोला है मैंने सेगमेंट लिखा है ना तो सेगमेंट के ऊपर इशारा चला जाएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट एपीबी। अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ द आर्क एपीबी बोलती तो वो आर्क मतलब ये होता है, पर मैं सेगमेंट लिख रही हूँ तो सेगमेंट के ऊपर इशारा जाएगा, है ना। एरिया ऑफ द सेगमेंट एबीपी मतलब एपीबी, एपीबी मतलब ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, मेरे साथ साथ लिखो आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन पाई इंटू टीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन टीटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे मैं एक एक मतलब बताती हूँ कि क्या होता है। आर मीन्स व्हाट, आर तो सबको पता ही है, आर का मतलब होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल या वो रेडियस ऑफ द सेगमेंट भी आप बोल सकते हो, रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक रहेगा। उसके बाद पाई तो पता ही है, पाई की वैल्यू आप या तो 3.14 लोगे या तो फिर 22/7 लोगे। ठीक है, व्हाट इज टीटा, टीटा बच्चा हमारा यहाँ पे कुछ नहीं, वही है सेंट्रल एंगल है जो अब तक हम कर रहे थे ना सेक्टर के टाइम पे, वही है। तो ये सेंट्रल एंगल है टीटा, टीटा मतलब सेंट्रल एंगल मतलब क्या, जिस एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है, वो सेंट्रल एंगल होता है। जैसे कि ये सेंटर है मान लो, तो यहां से लगा के यहां तक ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, ये टेंशन मत लो, इस सेंट्रल एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमारा सेगमेंट है, ओके ये सेगमेंट है तो सेंट्रल एंगल होगा। और बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, टीटा हमारा साइन टीटा है, टीटा की वैल्यू पुट करोगे तो साइन का टेबल आना चाहिए। जैसे कि अगर टीटा मान लो 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री लिखोगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो वो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये तीन चीजें ही होता है सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, नोट दैट कि हम ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब टीटा की वैल्यू क्या होगी, जब टीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री होगी या लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होगी, तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वैसे तो मोस्टली हमारी टीटा की वैल्यू इसी के बीच में होती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हुई वैल्यू टीटा की, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों, देखो मुझे एक बात बताओ, आपने जो वो ट्रीगो का टेबल किया था उसमें स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से थे हमारे, 0 डिग्री था, और फिर हमारा 30 डिग्री था, फिर 45 डिग्री था, और 60 डिग्री था, और 90 डिग्री था। तो टीटा हम 90 तक ही ले रहे थे, बरोबर, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बड़ा एंगल 90 डिग्री है। अगर मान लो कभी क्या होता है ना कि ये सेंट्रल एंगल की वैल्यू आप मान लो कि 120 आ गई, तो जब आप ये फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन देखो, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 120 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो साइन 120 डिग्री आपको पता है क्या, नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है नोट दैट वी हैव स्टडीड द साइन रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स ओनली। मतलब हमने ये जो साइन का जो रेशियो है ना, साइन रेशियो, वो हमने सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए ही पढ़ा है और 90 डिग्री के लिए भी पढ़ा है, बरोबर। सो वी विल यूज अबाउ फॉर्मूला व्हेन टीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90, यानी कि जब टीटा इस रेंज में होगा ना तभी आप ये फॉर्मूला यूज करो, वरना मत यूज करो। तो वरना मत यूज करो तो फिर क्या करें हम, तो वो टेंशन मत लो, वो मैं बताती हूँ, आप टेंशन मत लो उसका, वो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कराती हूँ। बट ये फॉर्मूला हमारा सेगमेंट का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला समझा।
अच्छा देखो इसमें भी वो सीन होगा, क्या सीन होगा कि अगर मान लो माइनर सेगमेंट का एरिया दिया है ना, ये माइनर सेगमेंट है ना हमारा, ये माइनर सेगमेंट है, तो मान लो कि ये माइनर सेगमेंट का एरिया कुछ दिया है आपको और आपको डायरेक्टली बोला चलो ये जो हमारा मेजर सेगमेंट है इसका एरिया निकालो, तो उधर भी वही प्रोसेस करना है। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, मेजर सेगमेंट ना, सॉरी सेक्टर लिख दिया, सेगमेंट है ये। तो देखो क्या करोगे, आपको अगर कभी भी ऐसा आया क्वेश्चन कि एक ही क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट भी और मेजर सेगमेंट भी है, तो एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दैट इज इक्वल टू व्हाट, पूरे सर्कल का एरिया लोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे, बस हो गया, बात खत्म। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला चलो माइनर सेगमेंट जो है ना इसका एरिया जो है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और पूरे सर्कल का एरिया हम ले रहे हैं मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मैंने बोला कि चलो अभी मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ, तो उसके लिए क्या करोगे, पूरे सर्कल का जो एरिया है दैट इज 100, उसमें माइनस क्या करोगे, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे, तो यानी कि 20 माइनस कर दोगे, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी कभी कभी काम आ सकता है, इसको लिख के रखो। क्लियर एवरीवन, ठीक है, चलो स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करें। सेगमेंट और सेक्टर के बीच का डिफरेंस पता है ना, सेगमेंट कभी फॉर्म होता है कॉर्ड के वजह से, ये देखो ये सेगमेंट का फॉर्म होता है कॉर्ड के वजह से, ये कॉर्ड के वजह से इसका जन्म हुआ है, और सेक्टर जो है वो क्या होता है, सेंट्रल एंगल की वजह से फॉर्म होता है, ये सेक्टर है, ठीक है, ये सेक्टर है और ये भी सेक्टर है, तो ये याद रखना। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट वन ही कर देते हैं। फर्स्ट वन में ना इधर थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक मतलब कि पीछे का आंसर तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, ये क्वेश्चन लेने का रीजन बस यही था कि मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखा सकूं। जैसे कि क्या सिखा सकूं, देखो फर्स्ट वन देखो क्या दिया है, इन फिगर 7.43 A is the center of the circle, angle ABC is 45 degree and angle AC is 7√2 centimeter. Find the area of the segment BXC। मतलब यहाँ पे देखो सेगमेंट आया, अभी इधर ध्यान देने का, सेक्टर है कि सेगमेंट है सोचने का, यहाँ पे सेगमेंट बोला है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये सर्कल है, ए इसका सेंटर है, और यहाँ पे क्या बोला है हमको, एंगल ABC मतलब कौन सा, B लिखा है ना बीच में, तो एंगल B 45 डिग्री है, तो ये B इधर है, तो ये हमारा क्या है 45 डिग्री है, याद रखना। तो है ना B हमारा सेंट्रल एंगल नहीं है, तो सेंट्रल एंगल नहीं है मतलब टीटा हमारा यहाँ पे 45 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो ये गलती से कुछ बच्चे ना टीटा 45 डिग्री लेके, और वैसे बुक में है ना टीटा 45 डिग्री रख के ही वहां पे पीछे आंसर भी दिया है बुक का, तो उसको मत देखो। अगर मान लो कि एंगल ए अगर बोलते कि ये जो एंगल ए है मतलब ये जो सेंट्रल एंगल है वो 45 डिग्री बोलते, तो पक्का तुम लोग टीटा 45 डिग्री लो, ना नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको टीटा मत लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, AC तो हमारा रेडियस हो गया, ये हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर, ये यहां से लगा के यहां तक ये रेडियस है, तो ये 7√2 सेंटीमीटर है ना। मतलब चलो इतना तो क्लियर है कि रेडियस तो हमारे पास है, हमको और टीटा की जरूरत होगी, मतलब सेंट्रल एंगल की जरूरत होगी। सेंट्रल एंगल नहीं मिलेगा ना तब तक आप एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC नहीं निकाल सकते। अच्छा, एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC तो पता चला, बट ये कहां पर है ये सेगमेंट, देखो ये सेगमेंट बड़ा सा टिंकू सा है, बहुत ही टिंकू सा सेगमेंट है, आपको मैं दिखाती हूँ, रुको। एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC बोला ना भाई, BXC देखो ये है, ये BXC आपको दिख रहा है, ये आर्क BXC है ना, इसके अंदर ये देखो ये सेगमेंट है, ये देखो ये कॉर्ड है, ये देखो ये कॉर्ड है, ये BC कॉर्ड है, और ये जो आर्क है इनके बीच में देखो ये वाला जो है ना छोटू सा, ये छोटू सा, हाँ ये हमारा क्या है, यही सेगमेंट है, देखो वो छोटू सा, ये छोटू सा दिख रहा है आपको, हाँ तो ये वाला ये वाला हमारा सेगमेंट है, बहुत ही छोटा एरिया आएगा इसका, ठीक है। तो इसका एरिया आपको निकालना है, तो चलो निकालते हैं अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, देखो मेरे को बताओ, ये एक ट्राइंगल है, इधर देखो ध्यान से सुनना, ये एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पता है क्यों, क्योंकि AB और BC ये दोनों इक्वल है बिकॉज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो अगर मैं बोलूं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम ये बोलता है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इसके अपोजिट में एंगल है एंगल B,
और ये जो साइड है ये पूरी साइड ए बी, इसके अपोजिट में जो एंगल है वो है एंगल सी। तो एंगल बी हमारा 45 डिग्री था, तो मतलब ये भी हमारा कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ओके, तो दो एंगल 45 डिग्री हो गए। तो जो ये बच गया, ये जो बच गया एंगल वो कितना होगा, तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो आप क्या करोगे, वो सम ऑफ द ऑल एंगल्स वाली कंडीशन यूज करोगे, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें एंगल बी हमारा आ गया है 45 डिग्री, एंगल ए हमको फाइंड करना है, एंगल सी भी हमारा 45 डिग्री है एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 45 हो जाएगा 90 एंड दैट इज इक्वल टू 180। ये प्लस 90 उधर गया तो ये बनेगा माइनस 90, तो 180 माइनस 90, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा 90। तो मतलब कि एंगल ए देखो हमको मिल गया है 90 डिग्री। क्लियर, तो मतलब एंगल ए हमको मिल गया 90 डिग्री। समझ में आ गया। वैसे तो बहुत इजी था, अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल्स 45 के हैं तो जो बचेगा वो 90 ही होना है। तो मतलब यहाँ पे हमको सेंट्रल एंगल मिल गया है, ये हमारा सेंट्रल एंगल था एंगल ए और ये हमको 90 मिल गया है। वैसे ये क्वेश्चन में ना मेरे को लगता है कि एंगल ए ही हमारा एक्चुअली में 45 डिग्री है, बट वो क्या है ना, छोड़ो, हमको मतलब कि अगर मान लो कि एंगल ए 45 डिग्री होता तो डायरेक्ट थीटा 45 डिग्री ले लेना, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे। तो एंगल हमारा ए जो कि थीटा है, सेंट्रल एंगल है, वो 90 डिग्री है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमको कितना दिया है, आर हमको दिया है 7√2 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास थीटा आ चुका है, हमारे पास आर भी आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, इसको देखो ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट ये देखो नीचे BXC, ये वाला सेगमेंट का एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन पाई इंटू टीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन टीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलो वैल्यूज को पुट करो। तो आर कितना लोगे, आर देखो है, आर है 7√2, तो 7√2 का होल स्क्वायर लिखना, ओके, होल स्क्वायर है। पाई हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, पाई यहाँ पे हम लोग क्या रखे, आई थिंक पाई हमको यहाँ पे 3.14 ही ले लेना चाहिए, टेंशन नहीं ज्यादा, ओके। इंटू टीटा हमारा क्या है यहाँ पे 90 है अपॉन 360, ओके, माइनस साइन टीटा अगेन हमारा 90 है, साइन 90 डिग्री अपॉन 2। चलो सॉल्व करते हैं। ये देखो ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा मतलब 7√2 द होल स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर 7 को भी मिलेगा और ये स्क्वायर √2 को भी मिलेगा। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो 49 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, यानी कि हमको मिल गया यहाँ पे 98, ओके। अभी यहाँ पे ये कैंसिल 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा होता है 36। अब इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, पॉइंट 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, फिर से देखो 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14। तो मतलब ऊपर आया 1.57, डिवाइड में है 2। अब डिवाइड नहीं होगा 2 से, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। माइनस, अच्छा साइन 90 क्या होता है, टेबल में देखो साइन 90 होता है 0 और 1, अच्छा 1 होगा, ठीक है, 1 और अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे देखो ये 98 है, अभी क्या करेंगे, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन 2 लिख दो। और यहाँ पे है ये 1.57 माइनस क्या है, माइनस है 1, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, इन दोनों को माइनस करना है। तो 1.57 में से आप 1 माइनस करोगे, तो 1 इधर मत लिखना, नहीं तो आप गलत तरीके से माइनस कर रहे हो। 1 को आप इधर लिखना और 0.00 लगाना, क्योंकि ये नंबर हमारा पॉइंट में है ना, तो इसको भी पॉइंट में करो। 1 को भी पॉइंट में करोगे तो 1.00 होगा, ठीक है। अभी माइनस करो, तो 7 है और 5 इधर पॉइंट और 1 - 1 0, दैट इज हमारा आया 98 और इनको माइनस किया तो 0.57 मिला और डिवाइड में है 2। अभी बस इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा 2 9 ज़ा, तो यानी कि हमारा आंसर होगा 49 इंटू 0.57, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो एंड मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, क्या आंसर आया, चलो बताओ, मैं भी देख लेती हूँ आंसर क्या आने वाला है। आंसर आपका आने वाला है 27.93 आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं, सॉरी मैं भी आपके साथ करती हूँ, रुको, देखो 0.57 इंटू 49, ठीक है। तो 9 7 ज़ा होता है 63, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 6 हो जाएगा 51,
फिर यहाँ पे 5 आएगा, 0 7 नहीं 9 4 7 हो जाएगा 28, 4 5 20 प्लस 2 22 और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 3 9 7 और 2। देखो बरोबर आया एकदम, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2, तो ये देखो ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया सबको? क्योंकि ये भी एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर जरूर लिख देना, ठीक है। पीछे का आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि पीछे 45 थीटा को 45 लेके किया है, अगर आप थीटा को 45 लेके करोगे तो होगा। और टेंशन मतलब बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे गंदी मिस्टेक तो देगे नहीं वो। अगर बोर्ड एग्जाम में मान लो यही सेम क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, तो जो मैंने अभी बताया वैसा करते, क्योंकि वो सेंट्रल एंगल नहीं है, बी सेंट्रल एंगल नहीं है कि आप बी की थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लो, है ना। तो एग्जाम में अच्छे से सब होता है। चलो अभी सेकेंड वन करते हैं। अभी कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और कर रहे गए हम और उसके बाद हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको वेराइटीज मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ये भी सेम ही है, ये मैं बस समझाऊंगी, आप आराम से कर लो। सेकेंड वन, इन द फिगर 7.44 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मेजर ऑफ द आर्क PQR। देखो मेजर दिया है, M मीन्स मेजर, ठीक है। ये आर्क का मेजर दिया है जो डिग्री में दिया है, दैट इज व्हाट 60 डिग्री। तो ये देखो ये आर्क PQ है, आर्क मतलब समझते हो ना, सर्कल के सरकमफ्रेंस का टुकड़ा। तो ये देखो ये आर्क है, तो ये आर्क PQ हमको कितना दिया है, आर्क PQ हमको दिया है कितना 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो भाई सेंट्रल एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमने ये सर्कल चैप्टर में सीखा था कि जो सेंट्रल एंगल होता है और जो उसके करस्पॉन्डिंग में माइनर आर्क होता है, ये दोनों का जो मेजर है वो इक्वल होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज 60 डिग्री। ओपी क्या है, ओपी इस सर्कल का रेडियस है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो ओपी हमारे पास आर है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। हमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, पाई की वैल्यू ये लेना, √3 की वैल्यू ये लेना, ठीक है। तो शेडेड रीजन देखो ये है, ये और ये एक सेगमेंट है, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि एक कॉर्ड है, कॉर्ड के वजह से सेगमेंट फॉर्म होता है, तो ये एक सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट PQR का एरिया फाइंड करना है। तो चलो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट, ऐसे लिखना, एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला सेगमेंट का क्या है, R² ब्रैकेट ओपन, पाई इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ओके चलो R² क्या होगा बच्चा, R 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 100। पाई की वैल्यू 3.14 लेने बोला है, इंटू थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है तो 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन अगेन थीटा हमारा 60 है तो 60 अपॉन 2, ठीक है। वैल्यूज को अभी हम लोग पुट करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू पुट करनी है और बाकी सबको सॉल्व करेंगे। तो ये 100 हो गया और यहाँ पे ये 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा हो जाएगा 36। फिर यहाँ पे 2 से कर देने का, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 0.25 जा 10, 1 बचेगा, 2 7 जा 14। तो यहाँ पे आ गया, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे आ गया हमारा 100 ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे है 1.57 डिवाइड में है 3 माइनस। अभी देखो मेरे को ये क्वेश्चन पूरा कराने का मकसद सिर्फ यही था कि बच्चे ना इधर गलती करेंगे। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज साइन 60 डिग्री, जल्दी से बताओ टेबल में देख के, या आपको याद होगा तो बता दो, दैट इज √3/2 होता है। तो अब ये √3/2 कैसे लिखोगे, तो मैं आपको एक बताती हूँ, एक आइडिया बताती हूँ, वैसे ही लिखो बस। √3/2 है ना, तो कुछ मत करो, √3/2 लिख दो बस। और ये डिवाइड वाला 2 कहाँ पर गया, तो डिवाइड वाला 2 डिवाइड में ही रहेगा, तो इसको डिवाइड में डाल दो इसके साथ। ये 2 किसका है, इसका है, ठीक है। देखो ये जो √3/2 की जो वैल्यू है ना वो साइन 60 डिग्री की है, और ये जो डिवाइड में 2 था वो तो डिवाइड में ही है, वो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये ही मुझे बताना था, इसके लिए मैंने ये पूरा सम कराया, नहीं तो मैं नहीं कराती, मैं होमवर्क के लिए दे देती, ठीक है। तो ये याद रखना है इसे। अभी देखो क्या होगा, 100 और यहाँ पे 1.57 डिवाइड में 3 है, माइनस यहाँ पे √3 की वैल्यू है 1.73, देखो यहाँ पे ली है, बोला है कि 1.73 लेना, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4। ओके अभी देखो मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पहले तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था, ये देखो डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए हमने अपॉन 2 करके फिर अच्छे से माइनस करके सब कर भी लिया, सॉल्व हो गया। बट इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम होगा। बट मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो ये और लेंदी हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मत करना। आप क्या करो, इंडिविजुअल सॉल्व करो, इंडिविजुअल सॉल्व करो, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिखो, माइनस इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिखो,
और फिर दोनों को माइनस कर देना और इंटू 100 कर देना, इजी। चलो मैं आपके सामने करती हूँ, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे 1.57 डिवाइड बाई 3 करना है ना, तो ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। जैसे ये 3 लिखो और 1.57 है ना, तो पहले तो देखो यहाँ पे 1 देखेंगे, 2 नंबर साथ में नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि पॉइंट है, तो 3 जीरोजा लेना पड़ेगा। पहले 3 जीरोजा 0 होगा और 1। अब ये 5 नीचे आएगा लेकिन इसकी वजह से इधर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अभी 3 कितने जा, 3 5 जा होता है 15, तो ये 0 हो गया। अभी आ जाएगा 7 नीचे, तो अभी होगा 3 2 जा 6, ठीक है, 1 बचेगा तो 0। तो पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0 एक्स्ट्रा लिया, तो 3 3 जा हो जाएगा 9, फिर से 1 बचा तो फिर से आ जाएगा 10 बचेगा, तो फिर से 3 3 जा 9। मतलब इसको डिवाइड करने के बाद आंसर कुछ ऐसा मिल रहा है 0.5233, ठीक है। अभी आप बोलोगे मिस पॉइंट के बाद आपने तो बोला था 2 ही नंबर लेने का, अभी आप यहाँ पे 4 नंबर क्यों ले रहे हो पॉइंट के बाद? मैं बताती हूँ इसका रीजन नहीं मतलब रीजन बताती हूँ। रीजन की याद हो गई है, आदत हो गई है। अभी इनको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये 4 है और 1.73 है। पहले इधर भी सेम करना पड़ेगा, 4 0 जा 0 लेना पड़ेगा तो 1। अब ये पॉइंट लगा देंगे और नीचे आ जाएगा 7, फिर लिखेंगे 4 4 जा 16, तो 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 3, फिर लिखेंगे 4 3 जा 12, तो 1 बचेगा और 0 लेंगे, 4 2 जा हो जाएगा 8, तो 2 बचेगा और 0, तो यहाँ पे 4 5 जा 20। मतलब कंप्लीट हो गया, इसका डिवीजन कंप्लीट हो गया, मतलब कि एकदम रिमाइंडर परफेक्टली 0 आ गया और इसका आंसर है 0.4325। तो देखो इसका डिवीजन क्या हो गया ना, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है ना, तो हम मान लो कि हमको तो आप बोलोगे मैम आपने बोला है कि पॉइंट के बाद 2 ही रखो, ज्यादा मत रखो, अगर रिपीट हो रहा है तो, बार बार रिपीट हो रहा है तो इधर हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा अच्छा इसके पास तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो एक काम करते हैं इसके भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट कम से कम रख ही लेते हैं। तो 4 डिजिट क्या थे इसके आगे के, 3 और 3 था, इसलिए वो लिख दिया मैंने, ओके ऐसा। अभी क्या करेंगे, अभी हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करो 0.5233 माइनस क्या करेंगे 0.4325। चलो ये हो गया 13, ये हो गया 2। अभी फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ये 12 और ये 4, तो आंसर होगा 13 में से 5 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 0, 12 में से 3 गया तो 9 और 4 में से 4 गया तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 0, यानी कि यहाँ पे आया है 0.0908 इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी माइनस करने के बाद। तो माइनस करने के बाद देखो ये आया है। अभी इंटू 100 है, तो इंटू 100 में क्या होगा देखो, क्योंकि 100 में 2 0 होता है ना, तो ये पॉइंट 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 9.08 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। पता है ना 2 0 होगा, याद रखना जब भी मल्टीप्लाई में 100 10 1000 होता है ना, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड में। अभी क्योंकि इधर 2 0 थे, तो जैसे कि ये था हमारा ये आया था इनको माइनस करने पे आंसर, इंटू 100 करना है, तो इसके लिए पॉइंट इधर से इधर आ जाएगा, 9 के बाजू में आ जाएगा, तो दैट इज 9.08। अच्छा बोलोगे ये 0 कहाँ गए मिस दोनों, तो ये 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 9.08 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, तो ये याद रखना है ऐसे, ठीक है। चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, क्योंकि इसमें क्या आ गया ना, माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों आ गया है, तो यहाँ पे इसका फिगर भी हमको बनाना है, तो मैं इधर बना देती हूँ। क्या बोला है, अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कॉर्ड है ना, कॉर्ड है मतलब सेगमेंट आएगा, सेगमेंट बनेगा फिर, है ना, कॉर्ड है पी क्यू, इसका रेडियस आपको दिया, मतलब इस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, मतलब R15 लेना है आपको, रेडियस नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या बोला है, कॉर्ड पी क्यू ऑफ द सर्कल विथ 15 सेंटीमीटर सबस्टेन्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसका मतलब क्या होता है, सबस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब इसका मतलब कि ये जो कॉर्ड पी क्यू है ना, अगर इसके हम लोग ये दोनों एंड पॉइंट्स लेंगे ना, तो ये दोनों एंड पॉइंट्स क्या करते हैं, सेंटर के साथ एक एंगल सबस्टेन करते हैं, एंगल सबस्टेन करते हैं मतलब एंगल बनाते हैं, और वो कितना है 60 डिग्री है, और वो एंगल कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, तो मतलब सेंट्रल एंगल दिया है, मतलब थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। ओके, क्या बोला था कि ये कॉर्ड पी क्यू क्या करता है, इट सबस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर, मतलब ये कॉर्ड पी क्यू के जो एंड पॉइंट्स है ये सेंटर के साथ मिलेंगे तो एक एंगल का जन्म होगा, एक एंगल सबस्टेन होगा, और वो होगा 60 डिग्री, और ये कोई ऐसा वैसा एंगल नहीं है, ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है, मतलब ये थीटा है, सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट, मतलब देखो
सेगमेंट क्या होता है पता है ना, ये है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। और जो अभी मैं यहाँ पे शेड कर रही हूँ ये भी हमारा दूसरा सेगमेंट है। ये रेड कलर की लाइंस को भूल जाओ क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। सेगमेंट क्या होता है पता है ना, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऐसे होता है, ये स्क्वाड है तो इसके नीचे वाला हिस्सा पूरा सेगमेंट है और इसके ऊपर वाला ये वाला हिस्सा भी सेगमेंट है, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे। तो माइनर सेगमेंट का एरिया पहले निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है और वो 90 से कम है। याद रखना सेगमेंट का एरिया में वो पता है ना टीटा वाला रूल, कि टीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है हमसे, लेकिन इधर तो सब चलाओ है। तो हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ऐसे लिख दो डायरेक्टली, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब वही फॉर्मूला जो है हमारा, दैट इज आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन पाई इंटू टीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन टीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू देखो यहाँ पे 15 है तो 15 का स्क्वायर लेंगे और पाई की वैल्यू 3.14 ही लो इसमें, टीटा की वैल्यू 60 है तो 60 अपॉन 360 माइनस साइन कितना हो जाएगा, माइनस साइन टीटा 60 डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलो 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36। मैंने बोला ना इन दोनों को भी डिवाइड कर देने का 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 0.25 जा 10, 1 बचेगा 2, 7 जा 14, 1.57 डिवाइड बाई 3 आया इधर, माइनस व्हाट इज साइन 60, याद है ना साइन 60 अभी भी हमने किया था, दैट इज √3 अपॉन 2 होता है। तो इधर लिख दो √3 अपॉन 2 और ये जो डिवाइड में 2 है वो इसको ही डिवाइड में ही रहेगा वो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 225 और यहाँ पे है ये 1.57 डिवाइड बाई 3 माइनस, यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू हमको नहीं दी है बट हमको पता होनी चाहिए, दैट इज 1.73 होता है उसका वैल्यू, अपॉन 2 इंटू 2 होता है 4, ठीक है। तो ये तो हमारा पहले जैसा ही है, देखो मैंने पहले भी किया था, सेम आया है यहाँ पे भी नंबर, जैसे देखो इन दोनों को डिवाइड किया था तो ये मिला था, ये भी सेम ही आई थिंक 1.73 डिवाइड बाई 4, हाँ बरोबर एकदम सेम आंसर है। तो देखो इसको अलग से डिवाइड करोगे, इसको अलग से डिवाइड करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस करना और 225 इंटू क्या आया था हमारा आंसर पता है, 0.0908 ऐसा कुछ आया था एकदम। देखो लास्ट में जो आया था, इसको डिवाइड करने के बाद ये मिलेगा, इसको डिवाइड करने के बाद ये मिलेगा, दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा। तो मतलब प्रोसेस पूरा सेम है, पीछे बता दिया था आपको, तो वैसा ही करना। और ये देखो ये आया, अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कारण, अभी मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो है ना, रुको मैं अच्छे से मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। इसको ऊपर लिखा है, ऊपर इसको ऊपर लिखा है इंटू 225 करेंगे तो 5 8 जा होता है 40, यहाँ पे 4, 5 9 जा 45, यहाँ पे 4, 5 0 जा 0, ठीक है 0, 2 8 जा होता है 16, 1, 2 9 जा होता है 18, फिर यहाँ पे 1 एंड 2 0 जा 0, 2 0। अभी सेम रिपीट होगा कि क्योंकि 2 से ही करना है फिर से, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो फिर से, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0 1, 2 9 जा 18, ठीक है। यहाँ पे कुछ रफ हुआ क्या, नहीं, और फिर यहाँ पे 1, ओहो एक मिनट, यहाँ पे मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, ये इधर 1 आएगा, इधर है ना यूनिट, हाँ इधर 1 एंड 2 0 जा 0, ठीक है। आप भी करो अच्छे से, 0 0 1 5 6 7 7 और 6 हो जाएगा 13, फिर 8 9 10 और ये 14, 8 9 10 और यहाँ पे ये 2 और 0, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 20.43, ओके। तो ये आगे का 0 कुछ काम का नहीं है, इधर के पीछे के 2 0 कुछ काम के नहीं है, एंड दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। आंसर आई थिंक यही होगा, देख लेती हूँ, क्रॉस चेक कर लेती हूँ, यस यही है, ठीक है। तो हमको मिल गया ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया मिल गया है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया मिल गया है। अभी क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना क्या करोगे, पूरा सर्कल का एरिया निकालोगे, उस पूरे सर्कल के एरिया में से आप इतना पोर्शन माइनस कर देना, यानी कि किसका एरिया माइनस कर दोगे, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना, ठीक है। तो देखो पहले तो हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई की वैल्यू क्या लोगे, यहाँ पे आर जो है वो 15 है ना, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली मैं बोली है, हमको वही लेना है, 3.14 है, तो 3.14 इंटू आर हमको दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे देखो 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225। ओके, तो इसको आप इसको करना आप लोग, आंसर मिल जाएगा। ये मैं होमवर्क देती हूँ, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो। अब देखो जो लास्ट में बोला है ना, व्हाट इज एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट, तो मैंने क्या बताया था, अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उसमें क्या करोगे आप, जो भी आपका एरिया ऑफ सर्कल होगा उसमें क्या कर देना आप, माइनस कर देना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमको क्या है ना, बेसिकली देखा जाए तो एरिया ऑफ सर्कल तो इधर से मिल ही जाएगा आपको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो मैंने आपको इधर निकाल के दे ही दिया है। किधर गया भाई, ये रहा, बहुत ही ये रहा, ठीक है 20.43। तो बस दोनों वैल्यू को माइनस करना, इधर तो 20.43 आएगा, ये तो तुम्हारा काम है, ये फाइन करो, दोनों को माइनस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी आंसर बताओ। नो टाइम पास, नो नथिंग, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एकदम मतलब कि मेंसुरेशन का पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। अभी इसी तरह से मैं आपके लिए एक सर्कल का वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको वन शॉट में उसको एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी, दो वीडियो नहीं लूंगी मैं, थोड़ा बड़ा होगा बट देख लेना। और मैं सर्कल के ऐसे गिने चुने ही कॉन्सेप्ट लूंगी जो आपको बोर्ड एग्जाम में उसमें से आ सकता है, ठीक है। मैं पूरा सर्कल चैप्टर का वन शॉट नहीं लूंगी, ऐसे ही क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी कि हाँ इनका चांसेस 100% आना ही है। इस टाइप में के क्वेश्चंस तो 100% कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्योंकि बहुत बच्चे सर्कल से भागते हैं ना, तो उनको एक ऐसा वीडियो दे देने का कि इतना देख लो काम बन जाएगा तुम्हारा सर्कल लेसन का, तो वैसा कुछ वीडियो मैं भी सर्कल के लिए बनाऊंगी, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, आई विल रिप्लाई यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।